दक्षिणी सागर के 4 नायक और पश्चिमी सागर के 7 शूरवीर भी इस रोमांचक लड़ाई से आकर्षित हुए। वे सभी देखने के लिए रुक गए, कभी कभी इस पर टिप्पणी करते थे। जुबैर को हवा में परिवहन संरचना पर नजर डालने में कुछ समय लगा। उन्होंने देखा कि परिवहन संरचना पर 8 अलग अलग स्थानों पर 8 आकृतियां पहले ही दिखाई दे चुकी थीं। जब 8 आकृतियां जम जाएंगी तो दूसरी तरफ के लोगों को पूरी तरह से ले जाया जाएगा। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। अगर मैं इसे खींचता हूं तो मैं निश्चित रूप से हार जाऊंगा। जुबैर ने एक बड़ा मूव लगाया और अर्जुन देव को वापस मजबूर किया। फिर उसने जल्दी से खुद को बाहर निकाला और हवा में उड़ गया। उन्होंने अर्जुन देव की ओर देखा और सख्ती से कहा, क्या आप एक चाल में जीत या हार का फैसला करने की हिम्मत करते हैं? अर्जुन देव ने कृपाण को अपने हाथ में लहराया और जुबैर की ओर इशारा किया। उसने धीरे से कहा, ठीक यही मैं सोच रहा था। जुबैर क्रूरता से चिल्लाया और बर्फ और आग की आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा हो गई और विलीन हो गई। बर्फ और आग दो अत्यंत परस्पर विरोधी गुण थे। जुबैर के नियंत्रण में वे वास्तव में विलीन हो गए और उसके सामने एक विशाल भंवर बन गया। ये बहुत अजीब लग रहा था। भंवर में उग्र लपटों की निडर लपटें और बर्फ की ठंड दोनों शामिल थीं। जब दोनों गुण विलीन हो गए तो उन्होंने एक नई ऊर्जा का निर्माण किया। अनगिनत बर्फ के टुकड़े और चिंगारी तुरंत भंवर से बाहर निकली। बर्फ के टुकड़ों और चिंगारी की ऊर्जा चौंकाने वाली थी। जब बर्फ के टुकड़े आसपास के लोगों पर पड़े तो उनके चेहरे पर तुरंत गंभीर घाव दिखाई दिए। उन्हें अतुलनीय रूप से दर्दनाक महसूस हुआ, जैसे कि उन्हें चाकू से काट दिया गया हो। इससे बाकी लोग चौंक गए। वे जल्दी से अपना सुरक्षात्मक सार बाहर लाए। जब चिंगारी और बर्फ के टुकड़े सुरक्षात्मक सार से टकराए तो उन्होंने तुरंत धमाका बैंग लगे आए। बर्फ और आग एक दूसरे का विरोध करते हैं, ये प्रकृति का नियम है। वे कैसे विलय कर सकते हैं? ये बहुत अकल्पनीय है। ये कदम कैसे काम किया, मैं इसका बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकता। समरकेतु के हाव भाव भी थोड़े बदल गए। थोड़ी देर बाद वो बुदबुदाया, तो ये इस तरह का है। ये एक सच्चा विलय नहीं है, इसके बजाय ये एक नाजुक संतुलन है। एक बार जब संतुलन टूट जाता है तो ये भयानक ऊर्जा के साथ फट पड़ेगा, जिससे प्रतिद्वंदी को घातक झटका लगेगा। कितनी शानदार बात है। ईविल मून पवेलियन का जुबैर वास्तव में उनकी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। वो वास्तव में महान जिन राष्ट्र के शिखर प्रतिभा के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। पश्चिमी सागर के 7 शूरवीरों के नेता ने आह भरी। उनका लहजा प्रशंसा से भरा था। जब उपस्थित विशेषज्ञों ने जुबैर की ये चाल देखी तो उन सभी ने सहमति में सिर हिलाया। वे सभी कुछ 100 मीटर पीछे हट गए। यहां तक कि समरकेतु भी कोई अपवाद नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे पहले से ही कल्पना कर सकते थे कि ये कदम कितना विनाशकारी होगा। अगर वे आफ्टर शॉक्स से प्रभावित होते तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। मरो, उग्र बर्फ की लौ लहर। जुबैर ने अपने हाथों को बेरहमी से आगे बढ़ाया। उसके सामने बर्फ और आग का भंवर तुरंत एक स्पाइरल 2 रंग की रोशनी में बदल गया। ये अर्जुन देव पर उड़ते हुए लगातार घूमता रहा। अर्जुन देव ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। मूल रूप से वो अपने प्रतिद्वंदी से निपटने के लिए वुकुई मूव्स हेवन का उपयोग करने के लिए तैयार था। हालांकि जब उसने जुबैर की रेजिंग आइस फ्लेम वेव देखी तो उसे तुरंत पता चल गया कि वुकुई मूव्स हेवन इस विनाशकारी शक्ति का सामना नहीं कर पाएगा। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन देव के मन में एक विचार आया। वो अपने आप से बुदबुदाया, मैं उस चाल का उपयोग करूंगा। मैं आपकी रेजिंग आइस फ्लेम वेव की विनाशकारी शक्ति से निपटने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का उपयोग करूंगा। अर्जुन देव ने अपनी मध्याह्न रेखाओं में 4 सीजन सबर टेक्निक का प्रसार किया। आसपास ठंडी हवा चल रही थी। ठंडी हवा के बीच भीड़ को बर्फ के टुकड़े नीचे बहते हुए दिखाई दिए। बर्फ ने हजारों किलोमीटर तक आसपास को सील कर दिया। ये एक असीमित ठंड थी। दुनिया के सभी जीव शीत निद्रा में प्रवेश कर गए। ये अजीब है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि देर की सर्दी है? भीड़ ने आश्चर्य से कहा। ठंडी हवा और गिरते हुए बर्फ के टुकड़ों के बीच अर्जुन देव की कृपाण अचानक हिली। बादलों की गड़गड़ाहट गूंजी। गड़गड़ाहट में एक उजाड़ हत्या का इरादा था। जब गड़गड़ाहट हुई तो सभी ठंडी हवा और बर्फ के टुकड़े तुरंत गायब हो गए। इसके बजाय एक वसंत की हवा ने उनके चेहरे को सहलाया और सभी जीवित चीजें वापस जीवित हो गईं। वे सभी अपनी हाइबरनेशन अवस्था से जाग गए और चहचहाने लगे। ये कदम 4 सीजन सबर टेक्निक का पहला कदम था, स्प्रिंग कृपाण। अर्जुन देव ने वसंत की गड़गड़ाहट का अर्थ लिया। इसमें एक हत्या क्यों थी जो दुनिया के सभी जानवरों को एक साथ चिल्लाने का आदेश देता है। गड़गड़ाहट की गरज के साथ कृपाण से एक उभरती हुई ऊर्जा फट पड़ी। ये स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति थी। सर्दी के बाद वसंत आया, दुनिया का चक्र अजेय था। कृपाण से एक असीम ऊर्जा फैली।
ये स्वर्ग और पृथ्वी की शुद्ध शक्ति थी। 4 ऋतुओं का चक्र, सर्दी का अंत और वसंत का आगमन। अर्जुन देव ने इस चक्र को अपनी कृपाण टेक्निक में शामिल करने के लिए वसंत गड़गड़ाहट को मार्गदर्शक के रूप में उपयोग किया। एक उभरती हुई ऊर्जा बाहर निकली और बर्फ के संलयन और उग्र लपटों से बनी शॉक वेव अब अपना संतुलन बनाए नहीं रख सकी। ये एक निडर निडर ड्रैगन या बेलगाम घोड़े की तरह फट पड़ी। तेज हवा चली और अंतरिक्ष में अनगिनत अराजक ऊर्जा प्रवाह दिखाई दिए। कई किसान बहुत दूर पीछे नहीं हटे और अराजक ऊर्जा प्रवाह से प्रभावित हो गए। उन्होंने तुरंत खून का एक बड़ा मुंह उल्टी किया और उनके रंग अत्यधिक पीले पड़ गए। बर्फ और आग के संलयन की शक्ति वास्तव में चौंकाने वाली है। अन्य लोग जल्दी से एक और 100 मीटर पीछे हट गए और उनके मन में और भी अधिक आश्चर्य होने लगा। हालांकि जैसे ही शॉकवेव अर्जुन देव तक पहुंचने वाली थी, वो अर्जुन देव की कृपाण पर दुनिया की शक्ति से टूट गई। श्यूं, एक तेज कृपाण रोशनी में बदल गई, जिससे ठंडी शॉकवेव आधे में विभाजित हो गई। जैसे ही वसंत की हवा चली, सभी प्रकार के पक्षी और जानवर चिल्लाने लगे। सब कुछ जीवन में आ गया। दुनिया की शक्ति ने सभी अराजक ऊर्जा प्रवाह को शून्यता में बदल दिया। इस कृपाण हड्रे से वो क्रूर शॉकवेव धीरे धीरे दूर हो गया। ये कृपाण टेक्निक क्या है? मैं वास्तव में दुनिया की शक्ति महसूस कर सकता हूं। अप्रत्याशित रूप से बर्फ की शॉकवेव और उग्र आग की लपटें पूरी तरह से नष्ट हो गईं। इसका कोई असर नहीं हुआ। जब सभी ने ऐसा अजीब सा दृश्य देखा तो वे चौंक गए। ग्रीष्म केतु, दक्षिणी सागर के 4 नायकों और अन्य सभी ने भौहें चढ़ाईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कृपाण प्रकाश से बनी वसंत की हवा ने अपनी गति नहीं खोई। जुबैर की भयभीत निगाहों के पहले वो उसके सामने आया और उसकी छाती पर हमला किया। हवा में निहित ऊर्जा तुरंत बाहर निकली। जुबैर ने ब्लॉक करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि वो दुनिया का सामना कर रहा है। ये ऊर्जा अत्यधिक शक्तिशाली थी। सी थोड़ी देर बाद जुबैर का बचाव टूट गया। उसने एक बड़ा मुंह खून की उल्टी की और हवा में उड़ गया। फिर वो जोर से जमीन पर गिरा। बैंग बैंग बैंग। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण मयान की और सीधे खड़े हो गए। उन्हें कुछ चक्कर आ रहे थे। खुद की जांच करने के बाद उन्होंने पाया कि उन्होंने सार और मानसिक ऊर्जा की एक महत्वपूर्ण मात्रा समाप्त कर दी है। अप्रत्याशित रूप से इस कदम ने बड़ी मात्रा में मानसिक ऊर्जा और सार समाप्त कर दिया था। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को कृपाण टेक्निक में खींचना वास्तव में इतना आसान नहीं था। अर्जुन देव ने अपनी निगाहें प्राचीन परिवहन संरचना पर घुमाईं और जुबैर को नजरअंदाज कर दिया। उत्तरी सागर के 4 कुलीन कलानों के बुजुर्ग उनका असली खतरा था। जहां तक जुबैर की बात है, वो अब अर्जुन देव को नहीं रोक सकता था। निर्वाण आइलैंड पर आधे महीने तक कड़ी खेती कोई मजाक नहीं था। अर्जुन देव ने ऊपर चढ़कर अपनी कृपाण को प्राचीन परिवहन संरचना की ओर इशारा किया। उसे परिवहन संरचना को नष्ट करना था, अन्यथा अगर 8 मार्शल योद्धा एक साथ हमला करते तो उसके जीवित रहने की कोई संभावना नहीं थी। तुम परिवहन संरचना को नष्ट करना चाहते हो? स्वप्न देखो। जुबैर, जो जमीन पर लेटा हुआ था, दयनीय स्थिति में था। उसके पास अपनी पहले की शांति नहीं थी। वो उग्र रूप से दहाड़ने लगा और अर्जुन देव पर हमला करने लगा। अर्जुन देव ने थोड़ी भौहें चढ़ाईं और उनके मन में अत्यधिक गुस्सा महसूस किया। तुमने जुबैर, मुझे बार बार मारने की कोशिश की है। मुझे आधे महीने तक निर्वाण आइलैंड पर रहने के लिए मजबूर करने के लिए तमाम तरह की योजनाएं बनाई हैं। उसने अर्जुन देव को उत्तरी सागर के 4 महान कुलानों को नाराज करने की योजना बनाई थी, जिससे उसे अनुभवात्मक प्रशिक्षण को जल्दी समाप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अब वो बार बार उसे बाधित करने के लिए आ गया है। क्या उसने सच में सोचा था कि अर्जुन देव ने किसी की हत्या की है? अर्जुन देव ने अपनी कृपाण मयान की और मून शैडो कृपाण मयान की। फिर वो मुड़ा और भूखा मारते समय उसने अपनी वाइटल क्यू को जला दिया। बैंग। आसमान में जलते हुए नीले बादलों से एक ड्रैगन मुट्ठी नीचे उतरी। ये ऐसा था जैसे कि कोई उल्कापिंड नीचे गिर रहा हो। ये तुरंत जुबैर के सिर पर लगा और उसे जमीन पर पटक दिया। अर्जुन देव के हाथ हिलना बंद नहीं हुए। उन्होंने अपनी मुट्ठी को पंजे में बदल दिया और ड्रैगन की मुट्ठी खोल दी। बादलों में छिपे एक नीले ड्रैगन ने एक अनुनादी ड्रैगन दहाड़ दी। ड्रैगन का पंजा आसमान से उतरा और जुबैर पर दबाव डाला, जो अभी अभी खड़ा हुआ था। जमीन में दरारें फैल गईं और जुबैर एक धमाके के साथ गिर पड़ा। ची। अर्जुन देव की आकृति चमक उठी और वो तेजी से छेद के सामने आ गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और जुबैर को ऊपर खींच लिया। जुबैर का पूरा शरीर दर्द में था। जब उन्होंने देखा कि अर्जुन देव ने उसे ऊपर खींच लिया तो उन्होंने एक आइस पाम भेजा। अर्जुन देव ने लात मारी और उनके पैर में बल फट गया। उन्होंने विशाल आइस पाम को धमाके से चकनाचूर कर दिया। जुबैर को फिर से नॉकआउट कर दिया गया। तुम्हें चालें खेलने के लिए किसने कहा? आज मैं तुम्हें पीटूंगा।
मुझे परवाह नहीं कि तुम ईविल मून पवेलियन के आखिरी शिष्य हो। चूंकि तू मुझे मारना चाहता है, मैं तुम्हें 10 गुना बदला लूंगा। बैंग बैंग बैंग। अर्जुन देव की आकृति चमक उठी क्योंकि उन्होंने ब्लड फ्लेम शूज को एक्टिव किया। उसकी गति बहुत तेज थी जब उसने जुबैर को मुक्का और लात मारी। जुबैर ने ब्लॉक करने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अर्जुन देव के स्प्रिंग थंडर चॉप से जुबैर गंभीर रूप से घायल हो गया था। फिर वो आकाश को जलाने से पीड़ित था। वो अर्जुन देव के हमलों को कैसे रोक सकता था? अर्जुन देव ने उसे हवा में तब तक पीटा जब तक कि वो इंसान भी नहीं लग रहा था। उसके मुंह से खून निकल आया। शून्य वॉर कवच। महत्वपूर्ण क्षण में जुबैर के पास अपना तुरुप का इक्का निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके शरीर पर एक प्रकाश चमक रहा था। उसके पीछे के क्षेत्र में एक दरार दिखाई दी। वो जल्दी से उसमें छिप गया और दयनीय स्थिति में भाग गया। हा हा हा। अर्जुन देव, तो क्या हुआ अगर आप अपने दिल की भरकर लड़ते हैं? अर्जुन देव भावहीन रहे। उसने अपना दाहिना हाथ लहराया और जब दरार पूरी तरह से बंद हो गई तो उसकी हथेली में थंडर फायर तलवार निकल गई। दरार से एक दयनीय रोना आया, ची ची। थंडर फायर स्वॉर्ड हवा में चारों ओर चक्कर लगाता है और हथेली के आकार में वापस सिकुड़ जाता है। फिर ये अर्जुन देव के हाथ में पड़ा। ब्लेड से धीरे धीरे खून की बूंदें टपकने लगी। आपके सीने में चाकू घोंपा गया था। मुझे आशा है कि आप अभी भी जीवित हैं। अर्जुन देव ने थंडर फायर तलवार को अपनी हथेली पर लौटा दिया। फिर उन्होंने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ प्राचीन परिवहन संरचना के शीर्ष पर उड़ान भरी। गठन पर रेखाओं ने एक देदीप्यमान प्रकाश दिया। इस समय 8 आंकड़े बहुत ठोस लग रहे थे। वे जल्द ही गठन से बाहर निकल जाएंगे। क्या इस परिवहन गठन का उपयोग उससे निपटने के लिए किया जा सकता है? इस व्यक्ति ने वास्तव में क्या किया? अप्रत्याशित रूप से उन्होंने उत्तरी सागर के 4 महान कुलों को उनसे निपटने के लिए प्राचीन परिवहन गठन को सक्रिय करने के लिए उकसाया। सबसे पहले उन्होंने उत्तरी सागर के नए 4 यंग मास्टर्स को एक कृपाण हड़ताल से मार डाला। फिर उन्होंने ईविल मून पवेलियन के जुबैर को हराया। इस तरह के जीनियस का गिरना बहुत अफसोस की बात है। वह जल्दी क्यों नहीं दौड़ रहा है? वह वहां क्या कर रहा है? क्या उसे लगता है कि वह परिवहन संरचना को तोड़ सकता है? 8 मार्शल मोनार्क के एक साथ काम करने के साथ कोई आश्चर्य नहीं होगा। समर केतु जैसा मजबूत व्यक्ति भी जीवित नहीं रहेगा। जब नीचे के लोगों ने देदीप्यमान परिवहन संरचना को देखा तो उन सभी को लगा कि ये अफसोस की बात है। परिवहन गठन को सक्रिय करने के लिए 1 लाख सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की आवश्यकता होती है। एक बार जब यह सक्रिय हो जाता है तो एक मार्शल सम्राट को भी इसे तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। अर्जुन देव की निगाहें गंभीर हो गईं जब उन्होंने लगातार अपनी आध्यात्मिक भावना के साथ गठन को स्कैन किया, गठन की कमियों की खोज की। खेती के संग्रह में संरचनाओं के बारे में बहुत ज्ञान और परिचय था। अर्जुन देव किसी और की तुलना में संरचनाओं से अधिक परिचित थे। यदि ये पूर्ण गठन होता तो वह इसे अपनी ताकत से नहीं तोड़ पाता। हालांकि अगर ये पूर्ण गठन नहीं होता तो ये कहना मुश्किल था। मुझे ये मिल गया। ये वास्तव में वैसा ही है जैसा मैंने उम्मीद की थी। एक प्राचीन गठन को ठीक करना इतना आसान कैसे हो सकता है? अर्जुन देव ने अपनी टकटकी को एक निश्चित नोड पर केंद्रित करते हुए बुदबुदाया। अर्जुन देव के शरीर से एक चित्र उड़ गया। उसने उसे अपने दाहिने हाथ में पकड़ा और अपने बाएं हाथ से फहराया। पेंटिंग में कमल के आकार की स्कारलेट ब्लड फ्रॉस्ट फ्लेम हथेली से बाहर तैर रही थी। अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना के नियंत्रण में ये तेजी से उस अपूर्ण नोड की ओर नीचे उतरा। जब सभी ने स्कारलेट ब्लड फ्रॉस्ट फ्लेम को उतरते देखा तो उनकी आंखें निराशा से भर गईं। ये क्या है? ची! जब स्कारलेट ब्लड फ्रॉस्ट फ्लेम उस नोड पर उतरी तो लाल रंग की लो तुरंत तीव्रता से जल बनी। अत्यंत जटिल और देदीप्यमान गठन कांपने लगा। पूरा अंतरिक्ष हिलने लगा और अचानक दुनिया घूमने लगी। विशाल दिव्य जीवन ड्रैगन युद्धपोत भी हिलने लगा और हर कोई बिना किसी स्पष्ट कारण के घबराने लगा। का सबसे कमजोर नोड अंत में लाल रंग की ब्लड फ्रॉस्ट फ्लेम के जलने के कारण टूट गया। डोमिनोज की तरह गठन पर दरारें आनी शुरू हो गईं। कच्चा कच्चा। एक प्राचीन परिवहन गठन, समथिंग जो एक पौराणिक परिवहन गठन लग रहा था, वास्तव में हर किसी की आंखों के सामने बिखर गया। 8 भौतिक मानव आकृतियां भी धीरे धीरे भ्रामक और अलौकिक हो गईं। वे लगातार टिमटिमाते रहे और अंत में एक एक करके गायब हो गए। अर्जुन देव ने आखिरकार राहत की सांस ली और उसने धीरे से कहा, यह खत्म हो गया है। बूम! जैसे ही अर्जुन देव स्कारलेट ब्लड फ्रॉस्ट फ्लेम को वापस लेने वाले थे, फॉर्मेशन में अंतिम आकृति वाहव युग से टिमटिमाने लगी। गठन पूरी तरह से गायब होने से पहले ये एक वास्तविक आकृति में बदल गया। हरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अंतिम क्षण में टेलीपोर्ट किया था। अज्ञानी बच्चे, तुमने मेरे उत्तरी सागर क्लैन के क्लैन हेड के 4 उत्तराधिकारियों को मार डाला। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सभी को धोखा दे सकते हो? बैंग!
हरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने मुक्का मारा। क्विंटेसेंस से बनी एक मुट्ठी ने स्कारलेट ब्लड फ्रॉस्ट फ्लेम को कमल की पंखुड़ियों में तोड़ दिया और उसे पेंटिंग में वापस भेज दिया। हरे रंग के बूढ़े व्यक्ति की आकृति चमक उठी। वह इतना तेज था कि कोई भी उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकता था। एक पल में वह अर्जुन देव के सामने आ गया। फिर उसने कुछ ऊर्जा जमा की और अपने क्विंटेसेंस को अपने चरणों में एकत्रित किया। आसपास की हवा एक बवंडर में बदल गई जो उसके पैरों के नीचे तेजी से चली गई। इस समय हरे रंग के बूढ़े व्यक्ति ने हवा को भी चूस लिया था। ये ऐसा था जैसे ये एक आदेश था जिसकी अवज्ञा करने की कोई हिम्मत नहीं करता था। अर्जुन देव की आंखें ऐसी लग रही थीं कि उनकी पीछे थीं। उन्होंने देखने की भी जहमत नहीं की। इसके बजाय वे मुड़े और लात मारी। चूंकि हरे रंग के बूढ़े व्यक्ति की तरह अर्जुन देव तेज नहीं थे, इसलिए वह केवल उनकी गतिविधियों का अनुमान लगा सकते थे। बैंग बैंग, अर्जुन देव की लात हरे रंग के बूढ़े व्यक्ति के पैर पर लगी। उसने एक और मूठ भर खून की उल्टी की और फिर से वापस उड़ गया। वह आकाश में घूमा और लात के बल को नष्ट कर दिया। फिर वे आगे उड़ता रहा। पहली बार तुमने मेरे कदम भी नहीं देखे। इस बार तुम मेरी गतिविधियों की भविष्यवाणी करने में सक्षम रहे और यहां तक कि आगे भागने के लिए मेरी सेना भी उधार ले ली। हरे रंग के बूढ़े व्यक्ति का चेहरा डूब गया। उसकी आकृति चमक उठी। हवा में बात की छवियां पीछे छोड़ते हुए वह तेजी से पीछा करने लगा। जो हवा में अर्जुन देव था, उसने एक नजर डालने के लिए अपना सिर घुमाया। उसकी दाहिनी आंख में एक भयानक बैंगनी लौ जल रही थी। एक विचार के साथ उसकी दाहिनी आंख से एक शक्तिशाली बैंगनी लौ निकली। हरे रंग का बूढ़ा व्यक्ति बहुत तेजी से उड़ रहा था। वह एक पल में मारा गया। उसके कपड़ों और बालों में तुरंत आग लग गई। पूह! बूढ़े के शरीर से मजबूत क्विंटेसेंस फूट पड़ी। बैंगनी लौ पूरी तरह से बुझने से पहले कुछ समय तक जलती रही। बूढ़े के कपड़े जलकर फटे हो गए थे। उसके बालों से काले धुएं निकल रहे थे। वह बहुत दुखी लग रहा था। हरे रंग का बूढ़ा व्यक्ति घायल नहीं था, हालांकि वह अत्यंत क्रोधित था। एक वास्तविक मार्शल सम्राट को एक जूनियर द्वारा ऐसी स्थिति में कम कर दिया गया था। लानत है, मैं आज तुम्हें जरूर मार डालूंगा। हवा में तीव्र स्वर विस्फोट गूंजे। हरे रंग के बूढ़े व्यक्ति ने अपनी मूवमेंट तकनीक को उसकी सीमा तक ढकेल दिया। कुछ ही सांसों में वह अर्जुन देव के सामने आ गया। अर्जुन देव ने हल्की सी बौहें बनाई। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी हथेली में थंडर फायर तलवार निकाल दिया। फिर बिना देखे ही वह मुड़ा और भागा। थंडर फ्लेम स्वॉर्ड पर बैंगनी लौ धीरे धीरे जल रही थी। निशा ने थंडर फ्लेम स्वॉर्ड को परिष्कृत करने के बाद इसकी गति और हो सकता है 4 गुना से अधिक बढ़ते ही हो। 100 मीटर के भीतर विस्फोटक बल माक 5 तक पहुंच सकता था। तलवार अपने लक्ष्य से नहीं चुकी। नीले रंग के वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति अर्जुन देव के सामने ही आया था कि थंडर फायर स्वॉर्ड उसके सामने आ गई, जिससे वह चौंक गया। ची! तलवार की ब्लेड ने उसे इस ओर गोली चलाने से पहले प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं दिया। इस समय स्पष्ट रूप से उसके लिए दोबारा जेन युआन ढाल का उपयोग करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। इस महत्वपूर्ण क्षण में बूढ़ा व्यक्ति केवल अपना सिर एक तरफ झुका सकता था। उल्का पिंड की तरह तेज थंडर फायर तलवार उसके गाल से गुजरी। तलवार की धार पर तेज क्यू ने उसके चेहरे के बाईं तरफ एक उथला घाव छोड़ दिया। इस देरी से अर्जुन देव फिर से भागने में सफल रहे। इसके अलावा अर्जुन देव ने उनके चेहरे पर एक घाव छोड़ दिया। एक जूनियर द्वारा लगातार खेले जाने के बाद बूढ़ा व्यक्ति इतना क्रोधित था कि उसके सिर से धुआं निकलने लगा। उसका पूरा शरीर कांपने लगा जब उसने कांपती हुई आवाज में कहा, लानत है, लानत है। बैंग बैंग! उसने जमीन पर 2 बार जोर से ठोकर मारी, जिससे पूरी जमीन कांपने लगी। आसपास के लोग इस हद तक हिल गए कि वे बाएं और दाएं हिल गए। इससे पता चलता है कि उस ठोंप में कितना बल निहित था। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता। हरे रंग का बूढ़ा व्यक्ति गुस्से से चिल्लाया और एक सीधी रेखा में पीछा किया। उसके सामने की कुछ इमारतें सीधे टुकड़े टुकड़े हो गईं। अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना नीले रंग के कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति पर मजबूती से बंध गई। यहां तक कि अपने पीछे देखे बिना भी वह दूसरे पक्ष की हर गतिविधि को महसूस कर सकता था। अर्जुन देव धीरे से नीचे उतरा और निशा को नीचे रख दिया। फिर वह मुड़ा और बूढ़े व्यक्ति का सामना करने लगा। उसने अपनी बाहों पर 24 एक्यूपॉइंट खोले और 2 ब्लू ड्रैगन टैटू तेजी से चले। एक मंतिस एक रथ को रोकने की कोशिश कर रहा है। जब हरे वस्त्र पहने बूढ़े ने अर्जुन देव को रुकते देखा तो ऐसा लग रहा था कि वो उसे रोकना चाहता है। वो तिरस्कार से मुस्कुराया। उसने अपनी दाहिनी हथेली खोली और सर्वोत्कृष्टता को संघनित किया। उसकी हथेली तुरंत एक देदीप्यमान प्रकाश से जगमगा उठी। ये अतुलनीय रूप से चकाचौंध था। दहाड़ दहाड़! 2 गुंजयमान ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। अर्जुन देव की बाहों पर ब्लू ड्रैगन का टैटू जीवंत हो गया। उन्होंने उसकी बाहों को छोड़ दिया और 2 यथार्थवादी ड्रैगन की में बदल गए। वे क्रूरता से दहाड़ने लगे और अपने नुकीले और पंजे छोड़ते हुए आगे बढ़े। ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी और ड्रैगन फैल सकता है।
ब्लू ड्रैगन वास्तविक लग रहा था क्योंकि उसने हरे वस्त्र पहने बूढ़े आदमी को गुस्से से देखा। अप्रत्याशित रूप से उसके दिल में डर का एक निशान चमक उठा। भैंग भैंग। दोनों ड्रैगन एक दूसरे को काट रहे थे और हरे वस्त्र पहने बूढ़े आदमी की हथेली से टकरा गए। एक बढ़ती हुई ऊर्जा फैट गई और एक गोलाकार नीला शॉकवेव का निर्माण हुआ जो तेजी से फैल गया। कई काश्तकारों को गार्ड से पकड़ा गया और शॉक वेव से उड़ते हुए भेज दिया गया। लानत है, वो इतना मजबूत कैसे हो सकता है? हरे वस्त्र पहने बूढ़ा हैरान रह गया। वो अनजाने में कई कदम पीछे हट गया। जब तक सदमे की लहर समाप्त हुई तब तक अर्जुन देव निशा के साथ बहुत दूर भाग चुके थे। ये सफेद वस्त्र वाला ब्लेड्समैन बहुत शक्तिशाली है। वो कई बार चकमा देने में कामयाब रहा। उसका प्रतिद्वंदी एक मार्शल सम्राट है। अगर मैं एक मार्शल सम्राट का सामना कर रहा होता तो मुझे लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार स्वीकार करनी पड़ती। मुझ में अभी भी ऐसी लड़ाई की भावना कैसे हो सकती है? मार्शल मुनार्क ने पहले ही अपने सार को सर्वोत्कृष्टता में परिष्कृत कर लिया है। वे हमसे बिल्कुल अलग स्तर पर है। यह आश्चर्य की बात है कि यह सफेद वस्त्र वाला ब्लेड्समैन इतने लंबे समय तक चल सका। वो वास्तव में भागने में कामयाब हो सकता था। जब आसपास के काश्तकारों ने अर्जुन देव को हरे वस्त्र पहने मार्शल सम्राट को फिर से वापस करते देखा तो उन्होंने आश्चर्य से चर्चा की। जब हरे वस्त्र पहने बूढ़े ने इन शब्दों को सुना तो ये उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जैसा था। उसका चेहरा, जो पर्पल थंडर ट्रू फायर से जल गया था, कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हरे वस्त्र पहने बूढ़े ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अर्जुन देव को जल्दी से भागते हुए देखा। वो पूरी तरह से क्रोधित था। उसके कपड़े लगातार लहरा रहे थे क्योंकि उसके पीछे तेज हवा चल रही थी। एक मार्शल सम्राट की आभा वाहे से बढ़ गई। वापस आओ। हरे वस्त्र पहने बूढ़े ने अपना दाहिना हाथ खोला और उसकी हथेली में एक मजबूत बवंडर दिखाई दिया जो अर्जुन देव की ओर बढ़ रहा था। इस बार हरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। जैसे ही वो अपनी पूरी ताकत बाहर लाया, उसके शरीर में सर्वोत्कृष्टता बढ़ गई। बवंडर ने जल्दी से अर्जुन देव को पकड़ लिया। एक अनूठा सक्शन ने अर्जुन देव को कदम दर कदम पीछे खींच लिया। 500 मीटर, 400 मीटर, 200 मीटर, 50 मीटर। अर्जुन देव ने विरोध करने की पूरी कोशिश की, हालांकि उसका शरीर अभी भी अनियंत्रित रूप से वापस चला गया। ये ताकत में भारी अंतर का परिणाम था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने किस तकनीक का इस्तेमाल किया, वो उसे चकमा नहीं दे सकता था। बस। बड़ी समय से बगल से देख रहे समरकेतु ने अब बर्दाश्त नहीं किया। उसने 2 शब्द थूके और मिश्रित रक्त वाले रॉयल ड्रैगन हॉर्स पर सवार हो गया। उसने स्वर्गीय हल्बर्ट को अपने हाथ में पकड़ा और चार्ज कर लिया। समरकेतु के पीठ पर बैंगनी रंग का चोगा लगातार लहरा रहा था। एक नीला बार्ड ड्रैगन स्वर्गीय हल्बर्ट के चारों ओर घूमता है, जो एक असीम आभा लेता है। एक आदमी, एक घोड़ा और एक हल्बर्ट। पूर्वी सागर के लिटिल ड्रैगन किंग समरकेतु ने अपनी चाल चली। हरे वस्त्र पहने बूढ़े का चेहरा डूब गया। उसने इस हल्बर्ट के खिलाफ लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसकी हथेली में बवंडर बंद हो गया और उन्होंने स्वर्गीय हल्बर्ट से मिलने के लिए हथेली पर प्रहार किया। भैंग। जब हरे वस्त्र पहने बूढ़े आदमी की हथेली का प्रहार हल्बर्ट पर गिरा तो सर्पिल बाढ़ ड्रैगन तुरंत छोटे बैंगनी बाढ़ ड्रैगन की में बिखर गया। हल्बर्ट से एक बढ़ती हुई सर्वोत्कृष्टता फैल गई। रॉयल ड्रैगन हॉर्स ने हिनहिनाया और अपने आगे के खुरों को ऊपर उठाया। ऐसा लग रहा था कि ये किसी भी पल गिर जाएगा। समरकेतु ने जोर से दबाया और रॉयल ड्रैगन हॉर्स के खुर वापस जमीन पर आ गए। अंत में ये एक मार्शल सम्राट के चरम प्रहार का सामना करने में कामयाब रहा। हरे वस्त्र पहने बूढ़े ने समरकेतु की ओर देखा और गुस्से से चिल्लाया, समरकेतु, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? घोड़े पर सवार समरकेतु ने ठंडे से सूंघा। उसका रंग कुछ पीला लग रहा था। जाहिर है, बूढ़े आदमी के प्रहार से निपटना आसान नहीं था। मैं तुम्हें कमजोरों को धमकाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम पहले से ही इतने बूढ़े हो, फिर भी तुम एक जूनियर के खिलाफ कदम उठाते रहते हो। सबसे मजेदार बात यह है कि तुम कभी सफल नहीं हुए। मुझे तुम्हारे लिए शर्मिंदगी महसूस हो रही है। बूढ़े का रंग राख हो गया। उसने समरकेतु को शत्रुतापूर्ण दृष्टि से देखा। उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या डिवाइन ड्रैगन पैलेस के लोगों ने तुम्हें निर्देश नहीं दिया? इस बबुए ने हमारे उत्तर सागर के 4 महान कुलों के वंशजों को मार डाला। नॉर्दर्न सी अलायंस इसे जाने नहीं देगा। समरकेतु ने मजाक उड़ाते हुए कहा, यह सोचने की तुम्हें ऐसा कहने में कोई शर्म नहीं आती? एक व्यक्ति ने 4 कुलीन कुलों के वंशजों को मार डाला। इसका मतलब है कि वो सिर्फ कचरा है। उत्तर सागर अलायंस का नेतृत्व करने के लिए इस तरह के कचरे में क्या योग्यता है? अगर वो मारा गया तो क्या हुआ? तुम? बूढ़े ने समरकेतु की ओर इशारा किया और वो इतना गुस्से में था कि वो बोल नहीं पा रहा था। मैं तुम्हारे साथ अपनी सांस बर्बाद नहीं करूंगा। मेरा केवल एक प्रश्न है, क्या तुम डिवाइन ड्रैगन पैलेस के यंग पैलेस मास्टर के रूप में अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके मुझे रोक रहे हो?
समरकेतु ने अपने स्वर्गीय हलबर्ड को लहराया और मुस्कुराया। मुझे दबाने के लिए डिवाइन ड्रैगन पैलेस का उपयोग करने की क्या आवश्यकता है? मैं हूं। मैं तुम्हें कमजोरों को धमकाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम एक कदम उठाना चाहते हो तो बस आकर कोशिश करो। हा। मैंने बड़े समय से सुना है कि ईस्टर्न सी का लिटिल ड्रैगन किंग अहंकारी और अज्ञानी है। आज मुझे इसे अपने लिए अनुभव करने का मौका मिला है। मैं तुम्हें एक मार्शल सम्राट और एक मार्शल किंग के बीच का अंतर दिखाऊंगा। बूढ़ा इतना गुस्से में था कि वो हंस पड़ा। वो अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों के साथ सीधा खड़ा रहा और धीरे धीरे उसकी आंखों में एक जानलेवा इरादा पनपने लगा। डोंग डोंग डोंग। सिल्वर बैटल आर्मर पहने 7 युवा किसान भीड़ से बाहर चले गए। वे वेस्टर्न सी के 7 नाइट्स थे। नेता ने हरे वस्त्र पहने बूढ़े आदमी की ओर देखा और ठंडे स्वर में मुस्कुराया। कितना आश्चर्यजनक है, तुम 60 या 70 वर्ष की उम्र में केवल एक अनवाणी ग्रेड मार्शल सम्राट हो, फिर भी तुम हवा में पुट ऑन करने की हिम्मत करते हो। हम वेस्टर्न सी के 7 नाइट्स ये देखना चाहते हैं कि तुम किस तरह के मार्शल सम्राट हो। जब युवा पीढ़ी लड़ती है तो जीवन और मृत्यु हमेशा भाग्य पर निर्भर करती है। पुरानी पीढ़ी को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। हम साउथ सी के 4 हीरोज ये देखना चाहते हैं कि तुम कितने सक्षम हो। एक और 4 सुंदर युवक और युवतियां भीड़ से बाहर चले गए और हरे वस्त्र पहने बूढ़े आदमी को गुस्से से देखा। अर्जुन देव के हाव भाव कुछ स्तब्ध थे। समरकेतु, साउथ सी के 4 हीरोज और वेस्टर्न सी के 7 नाइट्स वास्तव में ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में उनकी मदद कर रहे थे। स्थिति के अचानक उलट जाने से अन्य काश्तकार भी आश्चर्य से भर गए। हालांकि इसके बारे में सोचने के बाद वे समझ गए, समय बदल गया था। युवा प्रतिभाओं का अपना सामान्य आधार था। इस युग में अगर पुरानी पीढ़ी नियमों का पालन नहीं करती है तो वे एक कदम उठाएंगे। इससे अर्जुन देव को समझ में आया कि वो किस युग में है। अर्जुन देव ने जो ताकत दिखाई उसने साबित किया कि वो भी एक प्रतिभाशाली कृषक थे। अगर अर्जुन देव इस तरह गिर जाते तो अन्य प्रतिभाशाली साधकों को लगता कि ये अफसोस की बात है। हरे वस्त्र पहने बूढ़े ने लोगों के समूह को देखा, फिर उसकी आभा फट गई जिससे सभी को एक कदम पीछे हटना पड़ा। उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या संख्या का कोई उपयोग है? मार्शल मोनार्क और मार्शल किंग के बीच एक अलुंघनीय अंतर होता है। यहां तक कि इतने सारे हाफ स्टेप मार्शल मोनार्क्स एक साथ काम कर रहे हों तो भी वो बूढ़े आदमी के लिए एक मैच नहीं हो सकते। जब अर्जुन देव एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेंट थे तो वो एक अवर ग्रेड मार्शल किंग को मार सकता था। वो मीडियल ग्रेड मार्शल किंग से भी आसानी से बच सकता था। हालांकि जब कोई मार्शल मोनार्क के पास पहुंचता तो ये बहुत अलग होता। अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर के समान था। यहां तक कि एक अनवाणी ग्रेड मार्शल सम्राट भी बिना किसी दबाव के किसी भी प्रतिभाशाली कल्टीवेटर से स्वीप कर सकता था। सार को क्विंटेसेंस में परिष्कृत करने से लाए गए परिवर्तन कुछ ऐसा था जिसे मार्शल किंग नहीं समझ सकता था। क्या होगा अगर मैं शामिल हूं? जैसे ही सभी ने एक बड़ा दबाव महसूस किया, हवा से एक उदासीन चिल्लाहट आई। आवाज तेज नहीं थी, लेकिन यह साबर या तलवार की तरह तेज थी। इस आवाज के साथ एक तेज साबर का इरादा था जो आकाश से आ रहा था। इसने तुरंत हरे वस्त्र पहने बूढ़े आदमी की आभा को बेरहमी से पीछे ढकेल दिया। वैंग वैंग वैंग। दोनों आभा हवा में भिड़ गईं और युद्ध की आवाज सुनाई दी। ये ऐसा था जैसे हजारों सैनिक और घोड़े एक दूसरे से टकरा रहे हों। लड़ाई की आवाजें अनंत रूप से सुनाई दी। हरे वस्त्र पहने बूढ़े की आभा पीछे हट गई। अंत में वो वापस उसके शरीर में ढकेल दी गई। असीम सागर के चारों ओर के युवाओं ने तुरंत महसूस किया कि उन पर दबाव गायब हो गया है। वे बहुत अधिक आराम महसूस कर रहे हैं। जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्होंने हवा में साबर थामे हुए एक आकृति देखी। उसने अपने पीछे एक लाल रंग की रेखा खींची, हवा के साथ ऊपर नीचे बहती रही। उस व्यक्ति ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और उसके पीछे की लाल रंग की रेखा जल्दी से उसके शरीर में लौट आई और साबर में घुस गई। फिर उसने हरे वस्त्र पहने बूढ़े आदमी को काट डाला। ची ची। साबर से एक लाल रंग की साबर रोशनी आई और साबर की के एक स्ट्रैम में बदल गई। साबर की हर जगह से गुजरी, स्पेस आधे में विभाजित हो गया, एक पिच ब्लैक दरार को पीछे छोड़ते हुए। साबर का इरादा, ये एक मार्शल मोनार्क ब्लेड्समैन है। हरे वस्त्र पहने बूढ़े आदमी की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। उसकी आंखों में घबराहट दिखाई दी। उसने 2 बढ़ते तूफान भेजे और बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ते हुए तेजी से भागा। तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकते हो? वो ब्लेड्समैन मंद मंद मुस्कुराया और लापरवाही से अपनी साबर से जगह को फाड़ दिया। 2 तूफान एक पेंटिंग के टुकड़ों में फटने की तरह थे। एक लाल रंग की रोशनी चिमचिमाई और ब्लेड्समैन हरे वस्त्र पहने बूढ़े आदमी से भी तेज था, इसलिए उसने जल्दी से पकड़ लिया। असहाय हरे वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी घूमा। उन दोनों ने तेजी से हवा में एक दूसरे से लड़ाई की। वे इतने तेज थे कि दर्शक केवल 2 धुंधली आफ्टर इमेज देख सकते थे। आसमान में दरारें फैल गईं।
उन दोनों के बीच की लड़ाई से पूरा शून्य टूट गया था। हर जगह पिच ब्लैक स्थानिक दरारें देखी जा सकती थीं। कभी कभी ऐसे दुर्भाग्यशाली काश्तकार होते थे जो दरारों से बह जाते थे। प्रतिक्रिया करने के थोड़े से भी मौके के बिना वे दरारों से 2 हिस्सों में फट गए। हर कोई डर गया और जल्दी से दूर चला गया। भैंग, एक हरी आकृति मुंह। अर्जुन देव बिना कुछ कहे निशा को लेकर आए और गौरव समर्थ के साथ चले गए। पश्चिमी सागर के 7 शूरवीरों के नेता वर्धन ने अर्जुन देव और अन्य लोगों को जाते हुए देखा। वो धीरे से मुस्कुराया और कहा, ग्रीष्मकालीन केतु, क्या आपको इसका पछतावा है? जिन लोगों को आप जाने देते हैं वे आपको अगली 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता में आपके ट्रैक में रोक सकते हैं। ग्रीष्मकालीन केतु रॉयल ड्रैगन हॉर्स पर सवार हुआ और दिशा बदल दी। उसने उदासीनता से कहा, हा, यदि आप वास्तव में ऐसा सोचते हैं तो मैं केवल इतना कह सकता हूं कि जब मैं भविष्य में असीम सागर को एकीकृत करता हूं तो आप मेरे प्रतिद्वंदी बनने के लिए बहुत उबाऊ हैं। दक्षिणी सागर के 4 नायकों के नेता के होंठ मुड़े हुए थे। जैसे ही उसने समर केतु को दूर तक सवारी करते देखा, वह मुस्कुराया और कहा, वर्धन, ये आदमी हमेशा की तरह घमंडी है, उसे हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वर्धन ने निराशा से अपने कंधे उचकाए। उन्होंने कहा, उसके पास अहंकारी होने की पूंजी है। यदि वो ब्लैक ड्रैगन समूह को हरा सकता है तो पश्चिमी सागर के 7 महान संप्रदायों के लिए उसके अधीन होना कोई बड़ी बात नहीं होगी। 3 दिन बाद एक छोटे से द्वीप पर, ये स्थान पहले ही ब्लैक ड्रैगन ग्रुप और डिवाइन ड्रैगन पैलेस के नियंत्रण से बच गया था। गौरव समर्थ ने अर्जुन देव से कहा, मैं तुम्हें यहां विदा कर दूंगा, मुझे पहले जाना है, मुझे प्राचीन उजाड़ भूमि में कुछ करना है। अर्जुन देव ने अपनी समझ का संकेत देने के लिए सिर हिला दिया। उन्हें महारानी राष्ट्र लौटना पड़ा और गौरव समर्थ को महान चू राष्ट्र में लौटना पड़ा। वे दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे, इसलिए वे एक साथ यात्रा नहीं कर सकते थे। गौरव समर्थ के जाने के बाद अर्जुन देव ने स्पिरिट ब्लड जेट को अपने सीने से निकाला और निशा को फेंक दिया। उन्होंने कहा, हमारे समझौते के अनुसार अब आप जा सकते हैं। जब निशा ने यह सुना तो उसे ये अजीब लगा। वो स्पिरिट ब्लड जेट को पकड़ने की जल्दी में नहीं थी। उसने कहा, यदि आप वास्तव में मुझे जाने देते हैं तो क्या आप मेरी असली पहचान नहीं जानना चाहते हैं? अर्जुन देव ने कुछ बल लगाया और हवा में तैरते हुए स्पिरिट ब्लड जेट को निशा के हाथ में धकेल दिया। वह मुस्कुराया और कहा, इसका मुझसे क्या लेना देना है? मुझे बस इतना जानने की जरूरत है कि तुम निशा हो। मैं जा रहा हूं, अगर भाग्य ने चाहा तो हम भविष्य में फिर मिलेंगे। अर्जुन देव ने हाथ हिलाया और बिना पीछे देखे चले गए। काफी देर बाद वो निशा की नजरों से ओझल हो गया। लहरें विशाल असीम समुद्र में मंथन कर रही थीं। अर्जुन देव ने 3 दिन और 3 रातों के लिए महारानी राष्ट्र की दिशा में उड़ान भरी। अंत में उसे एक उपयुक्त द्वीप मिला। ये एक उजाड़ द्वीप था। कुछ चट्टानी पहाड़ों और सभी प्रकार के पेड़ों के अलावा कोई जीवित प्राणी नहीं था। कोई आत्मिक जानवर, राक्षसी जानवर या कृषक नहीं थे। पूरा द्वीप शांत था। द्वीप बड़ा नहीं था। बिना हिले डुले अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना स्पष्ट रूप से घास के हर पत्ते, हर पेड़, हर पहाड़ और द्वीप की हर नदी को देख सकती थी। बहुत अच्छा, वास्तव में कोई खतरा नहीं है, मैं यहाँ आगे बढ़ूंगा। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना को वापस ले लिया और अपने आप में बुदबुदाया। आगे बढ़ना काश्तकारों, राक्षसी जानवरों या आत्मा जानवरों के लिए अत्यंत खतरनाक मामला था। आगे बढ़ने की कठिनाई को एक तरफ रखते हुए बाहरी परिस्थितियों को पूर्ण मौन की आवश्यकता थी और उन्हें परेशान करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं थी। अर्जुन देव के निशा से अलग होने के बाद उन्हें रास्ते में कई द्वीप मिले। हालांकि उन्होंने उन सभी को छोड़ दिया। उन द्वीपों पर या तो राक्षसी जानवर या आत्मा जानवर थे। अनुभवात्मक प्रशिक्षण पर कुछ अकेले किसान भी थे। आगे बढ़ने की प्रक्रिया के दौरान अर्जुन देव को अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना पड़ता। यदि वो एक महत्वपूर्ण क्षण में परेशान होता तो परिणाम भयानक होते। आगे बढ़ने में असफल होना एक छोटी बात थी। सबसे खतरनाक खेती में प्रत्यागमन या किसी के मेरिडियन के लिए चोट थी। ये किसी कृषक को जीवन भर प्रभावित करता। एक लंबी और नुकीली चट्टान मिलने के बाद अर्जुन देव ने अपनी हथेली को तलवार के रूप में इस्तेमाल किया और उसे चपटा कर दिया। फिर वह उस पर पालथी मारकर बैठ गया। अर्जुन देव ने यूनिवर्स रिंग से 6 निम्न ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग मोती निकाले और उन्हें अपने सिर के ऊपर तियानमेन एक्यू पॉइंट पर रखा। पहले स्पिरिट गैदरिंग मोतियों का उपयोग करने के अनुभव के बाद अर्जुन देव ने इस बार घबराहट महसूस नहीं की। उसने अपने सार को प्रसारित किया और 6 स्पिरिट गैदरिंग मोतियों को अपने सिर के ऊपर तैरने दिया। फिर अर्जुन देव ने अपनी आंखें बंद की और उन्हें जलाने के लिए पर्पल थंडर ट्रू फायर का उपयोग किया। पर्पल थंडर ट्रू फायर की गर्मी के तहत 6 स्पिरिट गैदरिंग मोती एक आध्यात्मिक तरल में पिघल गए। आध्यात्मिक तरल के तार अनियंत्रित रूप से निकल गए। एक सफेद कोहरा तेजी से फैल गया। थोड़ी देर बाद पूरा उजाड़ द्वीप इस आध्यात्मिक कोहरे में ढक गया। समुद्र के ऊपर यह धुंधला लग रहा था। ये बताना मुश्किल था कि ये असली है या नकली। अर्जुन देव ने एक गहरी सांस ली और अर्ध ठोस क्रिस्टलीय की भवंतर निरंतर घूमता रहा।
फिर आध्यात्मिक तरल की एक गेंद नीचे गिर गई। जैसे ही स्पिरिट गैदरिंग पर्ल से तरल अर्जुन देव के सिर को छूता है, वो तुरंत उनके त्यानमेन एक्यूपॉइंट से नीचे बह गया। ये उनके शरीर में मेरिडियंस के साथ एक उफनती नदी की तरह बहती है, जो नीचे बहते हुए एक असीम बल ले जाती है। बैंग! जब स्पिरिट गैदरिंग तरल की भवंतर पर गिरा तो इसने तुरंत एक तीव्र विस्फोट किया। अर्जुन देव का चेहरा हल्का लाल हो गया जब उन्होंने अपने शरीर में उफनते सार को सहा। आध्यात्मिक तरल के प्रभाव में बाधा पहले ही ढीली हो चुकी थी, लेकिन ये अभी भी पर्याप्त नहीं था। बैंग! 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 अर्जुन देव ने एक ही सांस में 3 तरल की गेंदें छोड़ी। उनके शरीर में सार अनंत रूप से बढ़ गया और उनके होंठ के किनारे से खून निकल आया। उनके आंतरिक अंगों को कुछ नुकसान पहुंचा था। मैं गया, बस थोड़ा और मैं आधे मार्शल मोनार्क के लिए आगे बढ़ सकता हूं। अर्जुन देव का मन दृढ़ था, वह अपने घायल आंतरिक अंगों से नहीं डरता था। उन्होंने आध्यात्मिक तरल की आखिरी 2 गेंदों को मिला दिया। एक बूंद झरने की तरह थी, एक तरल की गेंद एक बड़ी नदी की तरह थी। जब 2 तरल की गेंद मिलाई गईं तो ये विशाल समुद्र के समान था। आध्यात्मिक तरल के मिलने के बाद ये बहुत तेजी से गिर गया। इससे पहले कि अर्जुन देव प्रतिक्रिया करते, क्रिस्टलीय बैंगनी की भवंतर फट गया। अर्जुन देव का डेंटियन धुंधला हो गया। असीम सार उनके शरीर से 10,000 घोड़ों की तरह सरपट दौड़ रहा था। अर्जुन देव ने तुरंत अपनी बाहों के 24 एक्यूपॉइंट खोल दिए। बूम! ड्रैगन की दहाड़ बिना अंत के गूंज उठी। ड्रैगन की के 24 धारें अर्जुन देव के शरीर से बाहर निकलीं और आसपास के पहाड़ों को धूल में मिला दिया। अर्जुन देव के डेंटियन के चारों ओर बादलों से अराजक था। वह थोड़ा घबरा रहा था, क्योंकि वह नहीं जानता था कि वह सफल हुआ है या नहीं। जब बादल छट गए और सूर्य निकल आया तो अर्जुन देव की चेतना तुरंत अधीर होकर डूब गई। उन्होंने अपने डेंटियन के ऊपर देखा और देखा कि अर्जुन देव का वास्तविक सार पहले ही प्रकट हो चुका था। उन्होंने अपने डेंटियन के ऊपर एक क्रिस्टलीय भवंतर देखा जो एक देदीप्यमान रोशनी दे रहा था। वह पूरी तरह से वाष्पीकृत अवस्था से एक ठोस क्रिस्टल में परिवर्तित हो गया था। वह भवंतर क्रिस्टल का बना हुआ था। बूम! एक विचार के साथ क्रिस्टल भवंतर वहशी रूप से घूमता रहा। तुरंत अर्जुन देव के पूरे शरीर में एक उमड़ती हुई ऊर्जा फैल गई। अर्जुन देव ने आंखें खोली और हवा में उछल पड़े। उनका शरीर हवा में मंडरा रहा था और उन्होंने बिजली की गति से चंद्र छाया सेबर को देखा। सेबर से बिजली की रोशनी के साथ चमकती हुई एक क्रिस्टलीय सेबर की निकली। सेबर की सामने एक पहाड़ से टकराई। पहाड़ की चोटी तुरंत बिखर गई और धूल में बदल गई। असीम धूल के बीच में बैंगनी बिजली चमक रही थी और टिमटिमा रही थी। हाफ स्टेप मार्शल मोनार्क, मैं सफल हुआ। जब अर्जुन देव ने अपनी आकस्मिक सेबर हड़ताल की ताकत देखी तो वे अत्यधिक उत्साहित थे। उनके चेहरे पर मुस्कान एक पल के लिए भी कम नहीं हुई। अर्जुन देव ने लगातार पीछा किया, बहुत प्रयास किया। उन्होंने उस अकेलेपन को सहा जो आम लोगों को असहनीय लगता है। सांसारिक महिमा, वैभव और धन को त्याग दिया। 4 वर्षों तक कड़ी मेहनत करने के बाद अर्जुन देव की काश्तकारी आखिरकार उन चरम प्रतिभाओं को पकड़ ली जो उन्हें कई वर्षों से पीछे छोड़ गई थीं। देवलोक महाद्वीप से प्राचीन उजाड़ भूमि तक, फिर ग्रेट जिन राष्ट्र, फिर असीम सागर। आज से अर्जुन देव की काश्तकारी ने आखिरकार उन लोगों को पकड़ लिया था। अर्जुन देव ने पहले ही अपनी चेतना का सागर खोल दिया था। अब जबकि वो आधा मार्शल मोनार्क है तो उसे अब मार्शल मोनार्क के तहत किसी भी प्रतिभावान काश्तकार से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये केवल शुरुआत है। जो भी कोई पहले मार्शल मोनार्क बनेगा वह पहल को कब्जे में लेगा और इस युग का मुख्य पात्र बनेगा। अर्जुन देव धीरे धीरे जमीन पर उतरे और जल्दी से शांत हो गए। वह खुद से बुदबुदाने लगे, 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता के लिए अभी भी 9 महीने बाकी हैं। मुझे अब हेवनली सेबर पवेलियन और विक्रांत सिटी जाना है ताकि कुछ चीज़ों को निपटाया जा सके। मैं इस अवसर का उपयोग यहाँ 4 सीजन सेबर टेक्निक को समझने के लिए भी कर सकता हूँ। भले ही मेरी काश्तकारी मजबूत हो, मुझे एक मार्शल टेक्निक की आवश्यकता होगी जो इससे मेल खाती हो। द्वीप को ढके हुए आध्यात्मिक कोहरा धीरे धीरे बिखर गया। अर्जुन देव चौंक गए। किसी समय 10 अडिग मगरमच्छ उजाड़ द्वीप के तट पर पानी से रेंगकर बाहर निकल आए थे। एडमेंटाइन मगरमच्छ रैंक 8 स्पिरिट बीस्ट थे। वे 2 मीटर लंबे और 100 मीटर से अधिक लंबे थे। उनके अंग मजबूत थे और वे थोड़ी देर के लिए जमीन पर चल सकते थे। वे पहले फैले हुए आध्यात्मिक कोहरे से आकर्षित हुए होंगे। अर्जुन देव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, गुड टाइमिंग। मैं अभी अभी आधे मार्शल मोनार्क के लिए आगे बढ़ा हूं। एक रैंक 8 स्पिरिट बीस्ट मेरी सेबर का परीक्षण करने के योग्य है। स्प्रिंग थंडर चॉप। अर्जुन देव ने 4 सीजन सेबर टेक्निक के लिए अपनी ऊर्जा प्रसारित की। जल्द ही आकाश में शुद्ध बर्फ दिखाई दी, जिससे देर की सर्दी की स्थिति सामने आई। जैसे ही स्प्रिंग थंडर की गर्जना हुई, दुनिया की असीम शक्ति सेबर से बाहर निकली। सर्दी बीत गई और वसंत आ गया। दुनिया का चक्र अजेय था। वसंत की हवा कृपाण की में बदल गई और बह गई।
एक हल्की आवाज सुनाई दी और 10 विषम एडमेंटाइन मगरमच्छ तुरंत आधे में काट दिए गए। अर्जुन देव ने कृपाण को संतोष से म्यान किया। उन्होंने धीरे से कहा, वसंत की गड़गड़ाहट सिर्फ एक मार्गदर्शक है। हत्या का सच्चा इरादा गर्म वसंत हवा में छिपा है। ये कदम मेरा तुरुप का पत्ता बनने के लिए पर्याप्त है। जब वसंत की हवा चलती है तो ये एक छिपे हुए हत्या के इरादे को छुपाती है। जब गर्मी गर्म होगी तो मैं आग को एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करूंगा। जब सूरज आकाश में ऊंचा होगा तो ये सब कुछ जला देगा। अर्जुन देव के मन में प्रेरणा कौंध गई। उसने तुरंत समर की स्थिति के बारे में सोचा। 4 सीजन सेबर तकनीक की दूसरी चाल। जितना वो इसके बारे में सोचता था उतना ही उसे लगता था कि ये सही है। इसीलिए उसने जल्दी से इसका परीक्षण किया। वसंत की हवा तितर-बितर हो गई और चिलचिलाती धूप उनके सिर के ऊपर लटक गई। पिच ब्लैक लूनर शैडो कृपाण ने अचानक एक चमकदार रोशनी छोड़ी। ये एक उग्र नर्क की तरह था जो लगातार जल रहा था। ये एक लघु सूर्य की तरह चमकदार था। उजाड़ के लिए जलना। अर्जुन देव गुस्से से चिल्लाया। चमकदार कृपाण चमक सीधे एक छोटे से पहाड़ पर कट गई। कृपाण पर उग्र लपटे आग के गोले में बदल गईं। चंद्रमा पर गिरने वाले उल्का की तरह वो एक जोरदार धमाके के साथ नीचे गिर गया। धमाका, धमाका, धमाका। जब आग का गोला पहाड़ पर गिरा तो पहाड़ की चोटी तुरंत फट गई। उग्र लपटें फैल गईं और पहाड़ का शेष आधा हिस्सा एक पेड़ की तरह था जो बिना रुके जल रहा था। अच्छा, 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 इस कदम को जलना से उजाड़ कहा जाएगा। हे, जैसा कि अपेक्षित था, प्रेरणा की आवश्यकता है। एक बार जब प्रेरणा आ गई तो ये कदम सिर्फ एक प्रयास में सफल हो जाएगा। अर्जुन देव ने पूरी पर्वत श्रृंखला को ढकने वाली भदकती लपटों को देखते हुए उत्साह से कहा, उस स्थिति में मुझे शरद ऋतु के लिए क्या उपयोग करना चाहिए? ओमवीर भाटी ने शरद ऋतु की हवा का इस्तेमाल किया। सरसराती शरद ऋतु की हवा सभी गिरे हुए पत्तों को बहा रही है। गिरे हुए पत्तों को बहा देने वाली शरद ऋतु की हवा की गति का उपयोग करते हुए मैं इसका उपयोग दुश्मन को नष्ट करने के लिए करूंगा। हालांकि मैंने पहले से ही बसंत ऋतु में हवा का इस्तेमाल किया था, मैं इसे दोहरा नहीं सकता। शरद ऋतु के लिए मुझे क्या उपयोग करना चाहिए? हवा के अलावा और क्या शरद ऋतु की भावना को सबसे अच्छा ला सकता है? प्रेरणा ऐसी चीज थी जो बहुत क्षणभंगुर थी। इस समय अर्जुन देव के पास कोई प्रेरणा नहीं थी। वो केवल सोच में अपना सिर गाड़ सकता था। सूरज उगा और अस्त हो गया। बादल इकट्ठे हो गए और तितर-बितर हो गए। ज्वार उठे और गिरे। उजाड़ द्वीप पर दिन एक एक करके बीतते गए। जल्द ही 1 महीना बीत गया। इन दिनों के दौरान अर्जुन देव ने खुद को 4 सीजन सेबर तकनीक को समझने में डुबो दिया। हजारों बार स्प्रिंग थंडर चॉप और बर्निंग टू डेविस्टेशन का अभ्यास करने के बाद अर्जुन देव पहले से ही उनसे बहुत परिचित थे। बस एक विचार के साथ वो उन्हें तुरंत निष्पादित कर सकते थे। हालांकि अर्जुन देव की तीसरी चाल शरद ऋतु की समझ अभी भी गड़बड़ थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करें। ओमवीर भाटी की सरसराती शरद ऋतु की हवा ने अर्जुन देव पर गहरी छाप छोड़ी। इसने पहले से ही उसके दिमाग में एक छाप बना ली थी, जिससे उसके लिए खुद को निकालना मुश्किल हो गया था। हवा के अलावा उसके लिए किसी और चीज के बारे में सोचना मुश्किल था जो शरद ऋतु को दर्शा सकता था। सरसराती शरद ऋतु की हवा। लेकिन शरद ऋतु की हवा सरसराती क्यों है? अर्जुन देव ने लापरवाही से अपनी कृपाण घुमाई और 4 सीजन कृपाण तकनीक का प्रसारण किया। कृपाण गुंजन कर रही थी और एक शरद ऋतु की हवा बह गई। जहां जहां शरद ऋतु की हवा गुजरती थी, विशाल पत्थर इंच इंच चकनाचूर हो जाते थे और हवा के चलने पर धूल में बदल जाते थे। बोल्डर गायब हो जाते थे। ये नहीं चलेगा। अगर मैं इसे खुद से नहीं समझता हूं तो भले ही ये कितना भी मजबूत क्यों ना हो, इसे सुधारना मुश्किल है। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण म्यान में रखी और भौएं चढ़ाते हुए जोर से हिलाया। कृपाण को अपनी बगल में रखकर अर्जुन देव जमीन पर लेट गए और आकाश में बादलों को देखने लगे। फिर उन्होंने फिर से गहरी सोच में प्रवेश किया। सरसराती शरद ऋतु की हवा। शरद ऋतु में हवा सरसराती क्यों है? गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। आसमान में सफेद बादल धीरे धीरे बिखर गए। मंथन करते काले बादलों ने आकाश को ढक लिया और गड़गड़ाहट हुई। क्या है, क्या है? बारिश की एक बूंद अर्जुन देव की नाक की नोक पर गिरी। तुरंत उसकी नाक में ठंडक रिस गई, जिससे वो चौंक गया। अचानक अर्जुन देव को उत्साह महसूस हुआ। शरद ऋतु में हवा सरसराती क्यों है? ये जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भिन्न होता है। जब पेड़ सूख गए और शरद ऋतु की हवा चली तो उसने सभी गिरे हुए पत्तों को बहा दिया। ये ठंडा और अत्याचारी था, बिना किसी भावना के। ये ओमवीर भाटी की समझ थी। हालांकि शरद ऋतु भी ठंडी और ताजगी से भरी हुई थी। चिलचिलाती गर्मी असहनीय थी। जब शरद ऋतु आ गई तो कैसे कोई आशंका से नहीं भर सकता था? कैसे कोई सरसराहट महसूस कर सकता है? गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। आसमान में काले बादल छा गए और एक बूंदाबांदी जो लंबे समय से चल रही थी आसमान से गिरी। जल्द ही अर्जुन देव के कपड़े भीग गए। हालांकि उन्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी, वो केवल तरोताजा महसूस कर रहे थे। शरद की बारिश, शरद की बारिश। ये मेरा दाव है, मेरी कृपाण है।
ओमवीर भाटी, आप आदरणीय सम्राट रुद्र हैं, कृपाण के ऋषि हैं। चूंकि आपने सरसराती शरद ऋतु की हवा को समझा और सभी गिरे हुए पत्तों को बहा दिया, उस स्थिति में मैं अर्जुन देव आपके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए शरद ऋतु की बारिश को एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करूंगा। भारी बारिश के बीच अर्जुन देव पूरी तरह से भीग गए। हालांकि उनके चेहरे पर एक लापरवाह अभिव्यक्ति थी। वो जोर से हंसा क्योंकि आखिरकार उसने इसके बारे में सोच लिया था। अर्जुन देव के शरीर में सार 4 सीजन कृपाण तकनीक की संचालन विधि के अनुसार परिचालित होता है। कृपाण उसके दिल के साथ चली और धीरे धीरे बारिश में नाचने लगी। जैसे ही कृपाण आगे बढ़ी, आसपास की बारिश समाप्त हो गई, जिससे कृपाण के पीछे पानी का एक पतला पर्दा बन गया। जब अर्जुन देव ने कृपाण पर बारिश की ऊर्जा महसूस की तो वो आनंदित हुए। उन्होंने अपने शरीर में जो आभा इकट्ठी की थी उसे कृपाण पर एकत्रित किया और विस्फोट कर दिया। कृपाण की नोक से कृपाण का इरादा निकला। कृपाण के इरादे के पीछे हजारों बारिश की बूंदें आसमान में भर गईं। वे तेजी से एक साथ इकट्ठी हो गईं। अप्रत्याशित रूप से आसमान में सारी बारिश इस कृपाण द्वारा खींच ली गई। अंत में इसने एक ठंडी आभा के साथ एक लहराती कृपाण की बनाई। कृपाण की समुद्र की सतह पर स्किम करते हुए तेजी से उड़ी। विशाल समुद्र तुरंत आधे में विभाजित हो गया। ठीक उसी तरह कृपाण का इरादा सौम्य और शांत था, जिससे किसी को भी बहुत सहज महसूस होता था। ये एक परिष्कृत एरी को देखने जैसा था। किसी के दिल की सारी गर्मी गायब हो जाती थी। हालांकि कृपाण की शक्ति समुद्र के जल को भी विभाजित कर सकती है। ये ओमवीर भाटी की शरारती शरद ऋतु की हवा से कमजोर नहीं था। ये हो गया है। इस सौम्य कृपाण चाल को शरद ऋतु में भाग्यवान व्यक्ति कहा जाएगा। फिर अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और अपनी कृपाण म्यान में रख ली। बारिश जो पहले से ही गिरना बंद हो चुकी थी, फिर से बरसने लगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक बार फिर 1 महीना शांति से बीत गया। अर्जुन देव ने लगातार उन 3 चालों से खुद को परिचित किया जो वो पहले से ही समझ चुके थे। स्प्रिंग थंडर चॉप, बर्निंग टू डेविस्टेशन और 40 पर्सन इन ऑटम वाटर्स। प्रत्येक चाल की स्थिति पूरी तरह से अलग थी। वे अद्वितीय थे। वे सभी अर्जुन देव की अपनी समझ और अनुभव थे। 4 सीजन सेबर तकनीक की उत्पत्ति 4 सीजन सेबर तकनीक से हुई थी, लेकिन ये किसी और की तुलना में अधिक मजबूत थी। 4 सीजन सेबर तकनीक में अभी भी 2 चालें बची थीं। वे थी विंटर सेबर तकनीक और 4 मौसमों का चक्र। अर्जुन देव को भी उन्हें खुद से समझना होगा। यदि वो ओमवीर भाटी के मार्ग पर चलते हैं तो अर्जुन देव तुरंत 4 सीजन सेबर तकनीक को सही कर सकते हैं, लेकिन ये अर्थहीन होगा। वो बस साधारण होंगे। कोई बात नहीं, मैं अभी इसके बारे में सोचना छोड़ दूंगा। मेरे लिए 3 चालों को समझना ही पहले से मुश्किल था। ये 4 सीजन सेबर तकनीक भाग्य और समझ की परीक्षा है। पिछले 30 दिनों से अर्जुन देव आखिरी 2 चालों के बारे में सोच रहे थे। हालांकि उन्होंने कोई प्रगति नहीं की थी। वो अपने 2 महीने बर्बाद कर चुके थे। उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। विक्रांत सिटी में हेवनली कृपाण मंडप और जियाओ कबीले के मामलों में बहुत समय लगेगा। 5 नेशन यूथ कंपटीशन में सिर्फ आधा साल बचा था। वो इसके बारे में सोचते नहीं रह सकते थे। इस विशेष दिन आकाश साफ हो गया और सूरज नीचे चमकने लगा। निर्जन द्वीप पर अर्जुन देव ने 4 सीजन कृपाण तकनीक की पहली 3 चालों का अभ्यास किया। फिर उसने अपनी कृपाण म्यान की और अपनी यात्रा शुरू की। अर्जुन देव ने बादलों के बीच तेजी से उड़ान भरी। हवा उसके कानों के पास से सीटी बजाती थी और उसके लंबे बाल और कपड़े लगातार फड़फड़ाते रहते थे। अब जब अर्जुन देव आधे कदम के मार्शल सम्राट थे तो वो लगातार हवा में यात्रा कर सकते थे। ध्वनि की गति से 4 गुना अधिक गति से उसकी गति अतुलनीय रूप से तेज थी। सफेद बादल लगातार उसके पीछे छोड़ रहे थे। 7 दिन बाद देवलोक महाद्वीप का दर्रा थंडर किंग वैली अर्जुन देव के दर्शन में दिखाई दिया। अर्जुन देव रुक गए और गहरे विचार में प्रवेश कर गए। मूल रूप से अर्जुन देव ने उड़ान भरने का इरादा किया था। हालांकि जब उसने हवा में गड़गड़ाहट की अटूट अमर इच्छा देखी तो उसने अपना विचार बदल लिया। लाल सिंहासन की मदद से अर्जुन देव ने पहले ही नरसंहार की स्थिति को उसकी सीमा तक बढ़ा दिया था। अब लोगों को मारकर इसे नहीं सुधार सकता था। उसे इसे स्वयं समझने की जरूरत थी। हालांकि अर्जुन देव की गड़गड़ाहट की स्थिति अभी भी महान पूर्णता पर थी। ये अभी भी सीमा से बहुत दूर था। थंडर किंग वैली में गड़गड़ाहट की अटूट अमर इच्छा उसके लिए एक आकस्मिक मुठभेड़ हो सकती है। अपना मन बनाने के बाद अर्जुन देव बादलों से नीचे उतरे और थंडर किंग वैली के दोनों किनारों की ओर चले गए। थंडर किंग वैली में गड़गड़ाहट की स्थिति को समझने वाले कई लोग थे। इसके अलावा वे सभी आधे कदम के मार्शल सम्राट थे। जब उन्होंने अर्जुन देव को प्रकट होते देखा तो वे सभी बौहें चढ़ा गए।
हर बार जब गड़गड़ाहट की वो अटूट अमर इच्छा प्रकट होती थी तो वो हवा के माध्यम से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक पूर्व निर्धारित पथ का अनुसरण करती थी। इस मार्ग के सभी अच्छे स्थानों पर पहले से ही दूसरों ने कब्जा कर लिया था। इसके अलावा किसी राज्य को समझने के लिए एक शांत वातावरण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जितने कम लोग होंगे ये उतना ही प्रभावी होगा। यदि बहुत अधिक लोग होते तो ये किसी की समझ को प्रभावित करता। इसलिए थंडर किंग वैली में रहना आसान नहीं था। जो लोग पहले ही ऊपर जा चुके थे उन्होंने नए लोगों का स्वागत नहीं किया। उन्हें घृणित भी कहा जा सकता है। अर्जुन देव घाटी के किनारे खड़े होकर ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने उस दिशा की खोज की जिसमें मंथन करते काले बादलों में गड़गड़ाहट की अमर इच्छा आगे बढ़ रही थी। अर्जुन देव ने रास्ते में संबंधित स्थानों को देखा और पाया कि कोई अच्छी जगह नहीं थी, हालांकि वो इसके साथ काम कर सकता था। कुछ देर सोचने के बाद वो चला गया। ये जूनियर कहाँ से आया? क्या आप नियमों को नहीं जानते? क्या आपको लगता है कि वो जगह कुछ ऐसी है जो आप कर सकते हैं? काले कपड़े पहने एक बूढ़े आदमी ने गुस्से में डांटा। एक अन्य बूढ़े व्यक्ति ने बातचीत जारी रखी और उदासीन स्वर में कहा, बस वहां खड़े रहो। केवल जब हम में से कोई इसे समझने में सफल हो जाता है तभी आप उस व्यक्ति का पद संभाल सकते हैं। ये थंडर एम्परर वैली का शासन है। अर्जुन देव का शरीर थोड़ा कांपने लगा। उन्होंने उदासीनता से कहा, क्या इसका मतलब यह है कि किसी ने इसे नहीं समझा है? क्या मुझे वहां खड़ा रहना है? काले कपड़े पहने बूढ़े ने पहले अपनी आंखें बंद कर लीं और अर्जुन देव की ओर नहीं देखा। उन्होंने कहा, यह सही है, आपको बस 1 साल या उससे अधिक इंतजार करना होगा। 1 साल या उससे भी अधिक समय तक इंतजार करना है? यह किस तरह का मजाक है? अर्जुन देव के पास इतना समय कैसे हो सकता है? अर्जुन देव बिना रुके आगे बढ़ते रहे। काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उनमें से एक तेज रोशनी फूट पड़ी। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, एक और कदम उठाओ और तुम कभी नहीं जा पाओगे। स्प्रिंग थंडर चॉप। अचानक अनगिनत बर्फ के टुकड़े नीचे बह गए और गड़गड़ाहट शुरू हो गई। अर्जुन देव ने अपनी चंद्र छाया कृपाण को बिजली की गति से खींचा। दुनिया की शक्ति कृपाण के किनारे से फैल गई, एक वसंत हवा में बदल गई जो काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी की ओर बहती थी। आप खुद को ज्यादा महत्व देते हैं। काले कपड़े पहने बूढ़े ने पहले तो ठंड से मुस्कुराया, परवाह नहीं की। हालांकि जब वसंत की हवा आई तो ऋतुओं के चक्र की शक्ति आ गई और एक बड़ा दबाव दबा दिया गया। काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति को यह जानकर भयभीत हो गया कि वो इस नरम वसंत हवा के नीचे खड़ा नहीं हो सकता। बैंग! जब वसंत की हवा ने काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी को मारा तो दुनिया की शक्ति का विस्फोट हो गया। बूढ़े ने एक कौर खून की उल्टी की और नीचे गिर गया। जब वो घाटी में उतरा तो उसने कुछ छींटे मारी। श्यूं! पहाड़ की चोटी पर गहरे विचार में डूबे सभी बूढ़े लोगों ने अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने सदमे में सफेद वस्त्र पहने ब्लेड्समैन को देखा। इन लोगों की आंखों में सदमे को नजरअंदाज करते हुए अर्जुन देव ने अपनी कृपाण म्यान की और काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति की स्थिति की ओर चल पड़े। युवक, बहुत घमंडी मत बनो। इतनी कम उम्र में इतना निर्दयी होना, क्या आप अपने वरिष्ठों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? एक भूरे रंग के वस्त्र पहने छोटे बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपने चेहरे पर झुर्रियों के साथ गहरी आवाज में कहा, आप में औचित्य की कोई भावना नहीं है। हमने कई महीनों तक इंतजार किया और तभी बैठे जब सीट खाली थी। आजकल के युवा नियमों का बिल्कुल पालन नहीं करते हैं। आप इस सीट पर नहीं बैठ सकते। नियम नियम है। ये सही है। यदि आप बैठते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि कोई भी टॉम, डिक या हैरी भविष्य में बैठ सकता है? हम अपना चेहरा कहाँ रखेंगे? थंडर किंग वैली में 10 विषम आधे कदम वाले मार्शल मोनार्क बूढ़े लोगों ने उसे डांटना शुरू कर दिया। यहाँ के सभी बूढ़े अपने अपने क्षेत्रों के प्रसिद्ध अधिपति थे और वे जहां भी जाते थे उनका सम्मान किया जाता था। उन्होंने ऐसा युवक कभी नहीं देखा था जिसने उन्हें अपनी आंखों में नहीं डाला हो। स्वाभाविक रूप से वे अर्जुन देव को पसंद नहीं करते थे। सरल शब्दों में कहा जाए तो ये बूढ़े लोग अपनी वरिष्ठता का फायदा उठा रहे थे। उनका मानना था कि अर्जुन देव जैसा युवक उनके साथ बैठने के योग्य नहीं है। अर्जुन देव ने बूढ़े लोगों के इस समूह को ठंडे भाव से देखा। उसे ये अजीब लगा। क्या उन्हें वास्तव में लगता था कि थंडर किंग वैली उनकी थी? जैसे ही उन्होंने अपना मुंह खोला, वे चाहते थे कि अर्जुन देव 1.5 साल तक इंतजार करें। उनका अहंकार कहां से आया? अगर कोई मार्शल मोनार्क एक्सपर्ट यहां होता तो ये ठीक था। हालांकि ये उन लोगों का समूह था जो आधे कदम वाले मार्शल मोनार्क तक भी नहीं टूट सकते थे। उनसे ऐसी बातें कहने के लिए उनके पास क्या योग्यता थी? पहले आओ पहले पाओ का सिद्धांत था। हालांकि अर्जुन देव उनका फायदा नहीं उठाने वाले थे और अपनी समझ नहीं लेने वाले थे। दूसरे वे उनकी जगह नहीं छीनने वाले थे। इतना सशक्त होने की क्या आवश्यकता थी? अर्जुन देव पर समय का दबाव था। वे यहां ज्यादा से ज्यादा आधे महीने ही रह सकते थे। इन लोगों के साथ समय व्यर्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब लोग आपका सम्मान करेंगे तो मैं इसे 10 गुना लौटाऊंगा।
हालांकि आप अपनी वरिष्ठता का फायदा उठा रहे हैं, शब्दों को तोड़ मरोड़ रहे हैं और तर्क को मजबूर कर रहे हैं। मुझे आपको चेहरा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। कौन परवाह करता है कि आप वरिष्ठ हैं या विशेषज्ञ? यदि आप पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हैं तो डींग मत मारें। जब तीनों बूढ़े लोगों ने देखा कि अर्जुन देव नहीं रुके और आगे बढ़ते रहे तो उनके चेहरे पर गुस्सा आ गया। वे तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने अर्जुन देव पर अपनी आभा बंद कर दी, जिससे उनकी आंखों में तेज रोशनी दिखाई दी। उनके शरीर में सार बढ़ गया और उनके कपड़े और बाल लगातार फड़फड़ाते रहे। तुम वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानते। आज मैं तुम्हें अपने बड़ों की ओर से सबक सिखाऊंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अपने वरिष्ठों का सम्मान कैसे करते हैं। शिव शिव शिव। तीनों बूढ़े मुछल पड़े और हाथ के फ्लिप के साथ उनके प्रत्येक हाथ में एक तलवार दिखाई दी। उनके हथियारों पर एक ठंडी रोशनी टिमटिमा रही थी और बिजली उनके चारों ओर छलांगे लगा रही थी। स्पष्ट है कि वे विशेषज्ञ थे जो गरज की स्थिति को समझते थे। उनकी तलवारों से एक उभरता हुआ सार फैल गया। हवा और गरज हुई और आकाश में बिजली चमक रही थी। जब तीनों बूढ़े लोगों ने ये पता लगाया कि अर्जुन देव ने काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति को एक कृपाण से हरा दिया है, तो उन्होंने लापरवाही दिखाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने इस चाल में अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया। अर्जुन देव को गंभीर रूप से घायल करना चाहते थे। अर्जुन देव ने पिच ब्लैक लूनर शैडो कृपाण को खींचा और गरज की महान पूर्णता स्थिति को बाहर निकाला। वे जोर से हंसे और कहा, यदि आप एक चाल चलना चाहते हैं तो चाल चलें। ऐसे सम्माननीय कारण ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं अर्जुन देव इसे प्राप्त करूंगा। भूम भूम भूम। जैसे ही अर्जुन देव की गरज की स्थिति फैली, आकाश में लंबे समय से गायब हो चुकी गरज की अनंत इच्छा अप्रत्याशित रूप से फिर से प्रकट हो गई। गरज लगातार गरजती रही। गरज की ये अनंत इच्छा अर्जुन देव की कृपाण तकनीक द्वारा खींची जा रही थी। 10,000 घोड़े सरपट दौड़े, हवा और बादल हिल गए। ये कृपाण प्रहार गरज की तरह गरज रहा था। अर्जुन देव चिल्लाए और डाज नहीं किया। उन्होंने अपनी तीक्ष्णता दिखाने के लिए अभ्रंश कृपाण इरादे का उपयोग किया और रशिंग थंडर सेबर तकनीक की अंतिम चाल निकाली। आकाश में मंथन के बादल में एक विशाल भंवर दिखाई दिया। एक सुनहरे बिजली के युद्ध घोड़े की सवारी कर रहा और एक सुनहरा बिजली का भाला पकड़े भंवर से सरपट दौड़ा। युद्ध घोड़े ने हवा में सरपट दौड़ाई और गरज लगातार गरजती रही। गरज की विशाल स्थिति ने तुरंत 3 बूढ़े लोगों की स्थिति को दबा दिया। क्या हो रहा है? इस आदमी की गरज की स्थिति हमसे भी ज्यादा मजबूत कैसे है? वे वास्तव में कृपाण का इरादा समझते थे। तीनों बूढ़े लोग डरावनी आवाज में चिल्लाए। बैंग। बिजली की असीम शक्ति को लेते हुए बिजली के नाइट ने अपने भाले को क्षैतिज रूप से घुमाया और उनके संयुक्त हमले को चकनाचूर कर दिया। बिजली के नाइट की तीक्ष्णता कम नहीं हुई, इसके बजाय इसमें कृपाण का इरादा था। तीनों बूढ़े लोगों ने तलवार का इरादा भी नहीं समझा था। उनकी गरज की स्थिति अर्जुन देव के बराबर नहीं थी और उनका सार अर्जुन देव के समान विशाल और शुद्ध नहीं था। बिजली के नाइट ने धीरे से तीनों बूढ़ों को घाटी में पानी में गिरा दिया। पूरे वर्ष घाटी के पास से व्यापारी जहाज गुजरते थे। इससे पहले जब एक काले कपड़े पहने बूढ़ा व्यक्ति पानी में गिर गया तो उसने ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया। अब 3 और बूढ़े व्यक्ति खाई में गिर गए। अंत में हंगामा हुआ। 10 व्यापारी जहाजों के सभी किसान डेक पर इकट्ठे हो गए। उन्होंने ऊपर देखा, ये जानना चाहते थे कि क्या हो रहा था। कितना साहसी! क्या वे वास्तव में सोचते हैं कि हमारा अस्तित्व नहीं है? अप्रत्याशित रूप से वे अभी भी एक कदम उठाने की हिम्मत करते हैं। अर्जुन देव ने फिर से निर्दयता से हमला किया। 3 आधे कदम वाले मार्शल मोनार्क एक्सपर्ट को गिरा दिया। इससे भीड़ भड़क गई और 5 और बूढ़े बाहर निकल आए। वे हवा में उड़ गए और गुस्से से अर्जुन देव को घूरते हुए लगे। जैसे ही उन्होंने अपनी सबसे मजबूत हत्या की चाल तैयार की, उनकी आभा भी उतनी ही तेजी से बढ़ गई। अर्जुन देव ने शांति से कहा, तुम बूढ़े और अपमानजनक हो, तुम पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हो, फिर भी तुम अपनी वरिष्ठता का फायदा उठाते हो। तुम सब नीचे उतरो। 7वें महीने की बहती आग, आकाश में गर्मी, धधकती आग जलकर उजाड़ हो जाती है। पिच ब्लैक लूनर शैडो कृपाण पर एक उग्र प्रकाश छलांग लगाई। अचानक इसने एक चमकदार रोशनी छोड़ी, जिससे थंडर किंग वैली को ढकने वाले काले बादलों को रोशन किया गया। वो लौ एक लघु सूर्य की तरह थी। अर्जुन देव ने चंद्रछाया कृपाण को पकड़ लिया और बिना किसी डर के 5 बूढ़ों पर हमला किया। जब उसने अपनी कृपाण घुमाई तो एक प्रकाश फूट पड़ा और एक असीम लौ निकली। वे पांचों अभी भी अपनी हत्या की चाल तैयार करने के बीच में थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी चाल चली, वे आने वाली लपटों से पूरी तरह से भस्म हो गए और आग की लपटें फट गईं। भारी प्रभाव ने पांचों को कंठ से बाहर कर दिया। नीचे के व्यापारी जहाज ने तुरंत शिखर से 5 मानव आकार के आग के गोले गिरते देखा। आग के गोले से सभी प्रकार की दयनीय चीखें आईं, जिसने डेक पर के काश्तकारों के दिलों में डर पैदा कर दिया। एक और 5 लोग गिर गए। उनमें से ग्रेट चू नेशन की फ्लोइंग फायर मैनर और ग्रेट टैंग नेशन के 100 फ्लावर मैनर के वाइस मैनर लॉर्ड के एक बुजुर्ग प्रतीत होते हैं। दुनिया में क्या हो रहा है? कौन इतना शक्तिशाली है जो विभिन्न राष्ट्रों के प्रसिद्ध बूढ़े लोगों को लगातार हरा रहा है? इन लोगों के समूह ने लंबे समय से थंडर किंग वैली पर कब्जा कर रखा है। मैंने पहले ऐसा होने के बारे में कभी नहीं सुना। डेक पर बैठे काश्तकार स्थिति पर चर्चा करते हुए हक्के बक्के रह गए।
हालांकि वे अपनी सीमाएं और अपनी ताकत जानते थे। किसी ने भी ये देखने की हिम्मत नहीं की कि क्या हो रहा है। वे केवल बेतहाशा अनुमान लगा सकते थे। एक साथ हमला करो, ये जूनियर बहुत घमंडी है, आइए उनके साथ न्याय के बारे में बात नहीं करते। शेष 7 लोग अब शांत नहीं बैठ सकते थे। मूल रूप से वे सोचते थे कि अर्जुन देव सिर्फ एक साधारण प्रतिभाशाली साधक थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन देव इतनी कम उम्र में जल्द ही एक बेजोड़ हाफ स्टेप मार्शल सम्राट बन जाएंगे। कितना हास्यास्पद! बस जिद्दी बूढ़े लोगों का एक समूह जूनियर्स को धमका रहा है, लड़ने के लिए संख्याओं का उपयोग कर रहा है। उनकी न्याय के बारे में बात करने की हिम्मत कैसे हुई? हवा में मौजूद अर्जुन देव ठंडे ठंडे हंस पड़े। जब उन्होंने 7 लोगों को उड़ते देखा तो कृपाण को अपने हाथ में लहराया और तुरंत एक अच्छी बूंदाबारी हुई। हवा सरसरा रही थी और बारिश गिर गई। ठंडी हवा चली और ऑटम का पानी बह गया। एक खूबसूरत महिला मंद मंद मुस्कुराई। मैं आपको एक कोमल कृपाण प्रहार दूंगा, क्या आप इसे प्राप्त करने की हिम्मत करते हैं? आसमान में भरी बारिश ने एक रेखा बना ली। कृपाण की इस हड़ताल बेहद कोमल थी। इससे पहले कि उड़ने वाले 7 लोग खतरे को भाप पाते, कृपाण की हवा में निहित मजबूत बल ने उन्हें अराजक रूप से इधर उधर उड़ने के लिए प्रेरित किया। उनके कपड़े फट गए जब उन्होंने अपने शरीर को स्थिर करने की पूरी कोशिश की, इस कृपाण के इंटेंशन को अवरुद्ध करने की कोशिश की। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं हुआ। कृपाण का इंटेंशन जो समुद्र को भी विभाजित कर सकता था, पहले ही दौड़ चुका था। हाफ स्टेप मार्शल सम्राटों का एक समूह इसका विरोध कैसे कर सकता था? कोमल कृपाण का इंटेंशन उनके शरीर में प्रवेश कर गया और 7 ने एक मुंह खून की उल्टी की। जब कृपाण का इंटेंशन बिखर गया तो उन पर कपड़ों का एक भी टुकड़ा नहीं बचा था। वे नग्न होकर गंठ में गिर गए और पानी में गिर गए। फिर से तैरने की हिम्मत नहीं हुई। डेक पर के काश्तकारों की आंखें चौड़ी रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो। अप्रत्याशित रूप से 7 हाफ स्टेप मार्शल सम्राट इतनी दयनीय स्थिति में थे, वे अपने कपड़े भी नहीं रख सकते थे। इसके अलावा वे सभी इतने पुराने थे, उन्हें अपना चेहरा कहां छुपाना चाहिए था? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मार्शल मोनार्क यहां है? यह नामुमकिन है। एक मार्शल मोनार्क का थंडर किंग गॉर्ज में होना असंभव है। गरज की वो इच्छा एक मार्शल मोनार्क को प्रकट होने की अनुमति नहीं देगी। नीचे के लोगों ने अनुमान लगाया कि यहां एक मार्शल मोनार्क है, हालांकि उन्हें तुरंत खारिज कर दिया गया। जब सभी व्यापारी जहाज ने थंडर किंग गॉर्ज को छोड़ा तो उन्हें पता चला कि शिखर पर केवल एक युवा आकृति खड़ी थी। इस युवक ने सफेद वस्त्र पहने हुए थे और कमर पर कृपाण लटकी हुई थी। उसके कपड़े और बाल हवा में लहरा रहे थे जब वो ऊपर के गरजन वाले बादलों को शांति से देख रहा था। अंत में शांति है। थंडर किंग गॉर्ज के खाली शिखर पर अर्जुन देव के अलावा कोई नहीं था। थंडर किंग वैली निजी क्षेत्र नहीं था। किसी को दूसरों को इसे समझने से रोकने और अपने लिए एकाधिकार करने का अधिकार नहीं था। महाद्वीप में मार्शल मोनार्क चरम युद्ध कौशल थे। वे चाहे जहां भी जाते हजारों लोग उनका सम्मान करते थे। हालांकि बहुत कम मार्शल मोनार्क थे। महान क्वीन राष्ट्र की जनसंख्या 10 करोड़ से भी अधिक थी। यदि सभी मार्शल मोनार्क्स को साथ में जोड़ा जाए तो 50 से अधिक नहीं होंगे। कुछ शक्तियां अतिथि गेस्ट बुजुर्गों को ढूंढना चाहती थीं, लेकिन मार्शल मोनार्क नहीं ढूंढ सकी। वे केवल नेक्स्ट बेस्ट थिंग के लिए समझौता कर सकती थी। हाफ स्टेप मार्शल सम्राटों से काम चलाना पड़ा। प्रतिभाओं के युग से पहले हाफ स्टेप मार्शल सम्राट एक राष्ट्र का चरम युद्ध कौशल था, जब मार्शल मोनार्क प्रकट नहीं होते थे। हाफ स्टेप मार्शल मोनार्क ने अत्यंत महान और गौरवशाली स्थिति का आनंद लिया। वे जहां भी जाते उनके साथ सम्मान के साथ पेश आया जाता था। थंडर किंग वैली के बूढ़े लोग इसी तरह रहते थे। इसलिए जब उन्होंने अर्जुन देव को देखा तो उन्होंने तुरंत एक वरिष्ठ की हवा दी और उन्हें आधे साल तक इंतजार करने के लिए कहा। उन्हें नहीं पता था कि समय बदल गया है। प्रतिभाओं के इस युग में हाफ स्टेप मार्शल सम्राट कुछ भी नहीं है। सबसे मजबूत हाफ स्टेप मार्शल सम्राट ब्लडी ब्लेड्समैन गौरव समर्थ बहुत स्पष्ट रूप से देख सकता था कि वे प्रतिभाओं का युग है। केवल स्वयं को निरंतर मजबूत करने से ही समय के अनुसार समाप्त नहीं किया जा सकता। अतीत की गौरव में रहना केवल प्रतिभाओं के लिए कदम होगा। आसमान में गर्जन की असीम इच्छा अभी तक प्रकट नहीं हुई थी। अर्जुन देव को जगह मिली और वह पालथी मारकर बैठ गया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और समझने लगा। यहाँ की बिजली से प्रभावित आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत सक्रिय थी। कभी कभी हवा में बिजली उछलती हुई देखी जा सकती थी। ये कल्पना करना कठिन था कि हजारों साल पहले की गरज अब तक यहाँ रह सकती है। इसकी तीक्ष्णता कम नहीं हो रही है। थंडर किंग पिछले युग का सबसे मजबूत सम्राट वो था। जहां तक वो कितने मजबूत थे, वर्तमान अर्जुन देव ने अनुमान लगाने की हिम्मत नहीं की। किसी का साधना क्षेत्र जितना ऊंचा होता है, उसके हृदय में श्रद्धा उतनी ही अधिक होती है। अतीत में अर्जुन देव को समझ नहीं आता था। उसने सोचा कि थंडर किंग की ताकत पहाड़ों को विभाजित करने और नदियों और समुद्रों को पलटने में सबसे अधिक सक्षम थी। हालांकि अब जब वो पहाड़ों को तोड़ सकते थे और नदियों और समुद्रों को पलट सकते थे, तो अर्जुन देव मुश्किल से ऐसा कर सकते थे। थंडर किंग इतना मजबूत कैसे हो सकता है? केवल उस दायरे तक पहुंचकर ही कोई चोटी के ऊपर के दृश्यों को महसूस कर सकेगा। इस थंडर किंग वैली में अर्जुन देव का मार्शल आर्ट का दिल अनजाने में मजबूत हो गया था। ऊपर ऊपर अपने दिल में सपनों के साथ वो ऊपर जाता रहा। एक दिन दुनिया उनके लिए एक थंडर किंग वैली को जन्म देगी। अर्जुन देव, उसकी प्रतिभा और उसकी इच्छा थंडर किंग के समान ही थी। अगर 10,000 साल भी बीत जाते तो भी ये समय के साथ खराब नहीं होता और उसका तीखापन कभी नहीं बुझेगा। 4 घंटे बाद गड़गड़ाहट हुई। अर्जुन देव, जिन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं, उन्हें खोला और बुदबुदाए, ये आ रहा है। आकाश में लुढ़कते काले बादलों के बीच बिजली का एक सुनहरा बोल्ट भीतर छिपा हुआ था, जो लगातार इधर उधर तैर रहा था।
पूरी चोटी एक गंभीर वातावरण से रंगी गई थी, जिससे लोग जोर से सांस लेने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उनके दिलों में दबाव अचानक हिल गया, जैसे कि उनकी छाती पर कोई पहाड़ दबा रहा हो। कभी कभी काले बादलों के माध्यम से एक सुनहरी रोशनी छेद करती थी। अचानक आकाश और पृथ्वी के बीच बिजली का एक द्वेषपूर्ण सुनहरा बोल्ट बन गया, जिसने शून्य को आधे में विभाजित कर दिया। वैंग वोंग। अर्जुन देव के हाथ से चंद्र छाया कृपाण लगातार कांप रहा था, जैसे कि ये किसी भी क्षण खींचा जाएगा। ये स्पष्ट रूप से बहुत उत्साहित था। काले बादलों में गड़गड़ाहट की विशाल सुनहरी इच्छा अर्जुन देव के सिर के ऊपर रुक गई, जो लगातार चारों ओर घूमती रही। जब अर्जुन देव ने बिजली में ऊर्जा महसूस की तो उन्होंने मन ही मन सोचा, गड़गड़ाहट की कितनी प्रबल इच्छा है। एक राज्य और एक इच्छा के बीच केवल एक शब्द का अंतर है, लेकिन वे जो आभा लाते हैं वो पूरी तरह से अलग है। ऐसा लगता है कि गड़गड़ाहट की ये इच्छा जानती है कि मैं कौन हूं और मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। यदि अन्य लोग इसे समझना चाहते हैं तो उनके पास ऐसा करने का मौका केवल बिजली चमकने के क्षण में होगा। हालांकि ये मेरे सिर के ऊपर रुक गया, जिससे मुझे हर समय इसकी ताकत महसूस होने लगी। अर्जुन देव ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। इस बार उसके मन में कोई अन्य विचार नहीं था। उसने अपनी चेतना को इसमें डुबो दिया और धीरे धीरे गड़गड़ाहट की स्थिति को उजागर किया। समय धीरे धीरे बीत गया। गड़गड़ाहट की इच्छा के मार्गदर्शन में अर्जुन देव की गड़गड़ाहट की समझ गहरी हो गई। किसी समय अर्जुन देव के शरीर से बैंगनी रंग की रोशनी निकलती थी। ये बैंगनी रोशनियां सभी टिमटिमा रही थीं। अर्जुन देव एक अत्यंत अद्भुत अवस्था में प्रवेश कर गया। उसकी पूरी चेतना बिजली की दुनिया में लग रही थी। कुछ अजीब और चमत्कारिक विचार नदी की तरह बह निकले। इसने अर्जुन देव की गड़गड़ाहट की समझ को एक अभूतपूर्व ऊंचाई तक पहुंचने में मदद की। उसके चारों ओर बहती बैंगनी बिजली लगातार चटक रही थी। 3 दिन बाद अर्जुन देव ने फिर से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों की गहराइयों में बिजली टिमटिमा रही थी, जिससे वे बहुत उत्साही लग रहे थे। जब अर्जुन देव ने ऊपर देखा तो उन्होंने देखा कि आकाश में गड़गड़ाहट की इच्छा पहले ही छिप गई थी, एक अज्ञात स्थान पर लौट रही थी। अर्जुन देव खड़े हो गए। एक विचार के साथ उन्होंने लापरवाही से अपना हाथ लहराया और उनकी हथेली से बिजली का एक द्वेषपूर्ण बोल्ट उड़ गया, जिससे आकाश में चमकदार रोशनी आ गई। जैसे ही बिजली की रोशनी गायब होने वाली थी, अर्जुन देव ने अपना दाहिना हाथ लहराया और वो बिजली का बोल्ट अजीब तरीके से अर्जुन देव की हथेली में लौट आया। उन्होंने कहा, मैं इसे अपनी इच्छा अनुसार वापस ले सकता हूं और वापस ले सकता हूं। मैं पहले ही गड़गड़ाहट की स्थिति को उसकी सीमा तक समझ चुका हूं। मैं गड़गड़ाहट की इच्छा बनने से सिर्फ एक कदम दूर हूं। हालांकि मार्शल मोनार्क के लिए आगे बढ़ने के बाद मेरे लिए इस पर विचार करने की कुछ चीज है। अभी इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अर्जुन देव ने धीरे से आह भरी। इतने कम समय में मैंने पहले ही बहुत कुछ हासिल कर लिया है। कोई आश्चर्य नहीं कि यहाँ तक कि एक मार्शल ऋषि ने भी इस गड़गड़ाहट की इच्छा पर डिजाइन किया। ये उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि ये मेरे लिए कितना उपयोगी है। केवल इसे संप्रदाय में रखने पर ही ये गड़गड़ाहट की स्थिति वाले कई विशेषज्ञ बनाने में सक्षम होगा। चूंकि ये मामला खत्म हो गया है, तो अब स्वर्गीय साबर मंडप वापस लौटने का समय आ गया है। मेरी वर्तमान ताकत के साथ स्वर्गीय साबर मंडप मुझे प्रवेश करने से नहीं रोकना चाहिए। स्वर्गीय साबर मंडप के दौरान अर्जुन देव ने बियून पीक के शिखर गुरु सोंग क्यू को मार दिया था। संप्रदाय के नियमों के अनुसार चाहे कारण कुछ भी हो, अगर एक शिष्य एक शिखर गुरु को मार देता है तो उसे मर जाना चाहिए। पहले बुजुर्ग चाहल राय ने अर्जुन देव का जीवन बख्श दिया। हालांकि उन्होंने अर्जुन देव को कभी भी स्वर्गीय साबर मंडप में कदम नहीं रखने की कसम दी। अर्जुन देव इस प्रथम बुजुर्ग के बहुत आभारी थे। स्वर्गीय साबर मंडप में अगर उसने उन महान कबीले के बुजुर्गों को नहीं दबाया होता तो वो बहुत पहले मर गया होता। हालांकि पहले बुजुर्ग ने अर्जुन देव को स्वर्गीय साबर मंडप से बाहर निकाल दिया था, लेकिन वास्तव में वो अभी भी अर्जुन देव की मदद कर रहे थे। अर्जुन देव हवा में छलांग लगाकर घाटी के बीच में नीलधरा नदी पर उतरा। यदि वो नीलधरा नदी का अनुसरण करता है और कांटे पर प्राचीन उजाड़ भूमि की ओर छलांग लगाता है तो वो महान किन राज्य के क्षेत्र में प्रवेश करेगा। अरे, जैसे ही अर्जुन देव नदी पर उतरे, उन्होंने एक नर्म विस्मयादि बोधक सुना। जब उन्होंने देखने के लिए अपना सिर घुमाया तो उनके होंठ मदद नहीं कर सके, बल्कि एक मुस्कान में बदल गए। सर्वेश काले चमड़े का कवच और एक मुखौटा पहने हुए थे, जो उनके आधे चेहरे को ढकता था। वास्तव में घाटी में दिखाई दिए। सर्वेश ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं और मुस्कुराई। दिशा की बुरी समझ वाले भाई, क्या आप इतनी ऊंची जगह से कूदने के बाद अपनी मौत के घाट उतरने से नहीं डरते? अर्जुन देव मंद मुस्कुराए और बोले, आपको निराश करने के लिए क्षमा करें। अगर मैं 2 गुना ऊंचा होता तो भी मैं नहीं मरता। क्या आपने अभी तक अपना मास्क नहीं हटाया? ऐसा लगता है कि आप इस बार अपने अनुभवात्मक प्रशिक्षण में सफल नहीं हुए हैं। सर्वेश ने नाराजगी से कहा, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अर्जुन देव ने कुछ देर सोचा और यूनिवर्स रिंग से एक लकड़ी का बक्सा निकाला और फिर उसे सर्वेश की ओर फेंक दिया और कहा, इस वस्तु को अपने दत्तक पिता के पास ले जाओ। उसे बताओ कि ये एक पुराने दोस्त का उपहार है। ये क्या है? अर्जुन देव ने शांति से कहा, आपके और मेरे लिए ये सिर्फ स्क्रैप मेटल का ढेर है। सर्वेश ने लकड़ी की छीलन को हाथ में पकड़ लिया और अर्जुन देव को संदेह की दृष्टि से देखा। उसने कहा, मुझे इसे लाने में आपकी मदद क्यों करनी है?
का। सर्वेश के बोलने के बाद अर्जुन देव ने बिजली की गति से अपनी चंद्र छाया कृपाण खींची। एक तेज कृपाण की रोशनी चमकी। उसके चेहरे पर मुखौटा आधे में विभाजित था। खड़खड़ाहट की आवाज के साथ ये नदी की सतह पर गिर गया, जिससे एक सुंदर चेहरा दिखाई दिया। अर्जुन देव ने धीरे से मुस्कुराया। धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे वितरित करने में मेरी मदद करने के लिए बस इसे एक धन्यवाद उपहार के रूप में ले लें। वैसे आप बहुत सुंदर हैं। वास्तव में दिन भर मास्क लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लड़ना और मारना लड़कों का मामला है। लड़ते समय अपनी अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने के बारे में अपने दत्तक पिता से शब्दों को मत सुनो। जैसे ही सर्वेश ने अर्जुन देव को जाते हुए देखा, वो आश्चर्य में पानी पर खड़ी हो गई। वो लंबे समय तक अपनी बुद्धि से उभर नहीं पाई। 10 वर्षों से उसका पीछा करने वाला मुखौटा वास्तव में किसी ऐसे ही व्यक्ति द्वारा उतार दिया गया। प्रारंभिक क्रोध से सर्वेश की आंखों के भाव धीरे धीरे शांत हो गए। उसने अपना सिर नीचे देखा और पानी में अपना चेहरा देखा। फिर उसने धीरे से कहा, तुम अहंकारी, लड़ने से तुम्हारा क्या मतलब है कि अंत में लड़कों के लिए एक मामला है। देर सवेर मैं तुम्हें हरा दूंगी। महान किन राज्य के शिह प्रभाग में लयनवत पर्वत श्रृंखला की तलहटी में प्रसिद्ध साबर शहर हमेशा की तरह लोगों से गुलजार था। जो किसान वहां से गुजर रहे थे, या तो उनकी पीठ पर बड़े साबर थे या उनकी कमर से साबर लटक रही थी। ब्लेड्समैन के लिए इस पवित्र भूमि पर पहुंचने पर उन सभी के गंभीर भाव थे।